चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। JIGL के अंदर अब हम एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, लिमिटेशन एक्ट 1963। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते। चलो जल्दी बताओ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, स्पीड में। इस एक्ट का एक बार प्रियम्बल पढ़ लो तो बेयर एक्ट से। पढ़ लिया? चलो मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं। देखो सबसे पहले आप लिमिटेशन एक्ट का ये 3 लाइन पढ़ जाइए बस। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखते रहेंगे। ठीक है, पढ़ लिया? चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखिए जब हम बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट तो इसके नाम से ही पता चलता है कि किसी न किसी चीज के ऊपर ये लिमिट लगाएगा। क्या लगाएगा? लिमिट। मुंह से बोलते नहीं, बोलना बुजुर्ग, क्या चीज लगाएगा? लिमिट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि लिमिट क्या चीज के ऊपर लगाता है। तो लिमिट लगाता है ये एक आपके राइट पे। किसके ऊपर? राइट पे। कौन सा राइट है पढ़ो तो? पढ़ लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सब भारत के नागरिक हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। भारत देश के अंदर अगर आपके लीगल राइट को कोई अफेक्ट करता है गलत तरीके से तो हमारे पास एक राइट होता है, एक राइट आता है उस समय कि आप उस आदमी के खिलाफ, उस चीज के खिलाफ कोर्ट में या कॉसी जुडिशियल बॉडी के अंदर जाके आप रिलीफ मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हैं? रिलीफ। तो इसका मतलब हम जुडिशियल रूट ले सकते हैं। जुडिशियल में ही कॉसी जुडिशियल आ गया। क्या आ गया? कॉसी जुडिशियल। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जैसे मालूम चला ये बच्ची है, अब इस बच्ची का राइट है कि अगर इसने फीस दिया है तो इसको मैं पढ़ने दूं क्लास में, लेकिन ये पूरा फीस दे दी है फिर भी मैं इसको क्लास में एंट्री नहीं दे रहा हूं, जिसका मतलब मैं इसका राइट अफेक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकती है, मेरे खिलाफ कोर्ट में जाके रिलीफ मांग सकती है कि मुझे क्लास में घुसने दिया जाए, चूंकि मैंने पूरा कंसिडरेशन पे कर दिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मालूम चला ये बच्ची है, ये क्लास में आई लेट, और लेट आने की वजह से मैंने इसको पीट दिया पकड़ के, और इतना पीटा कि हाथ पैर नाक कान मुंह सब टूट टाट गया। ठीक है, अब आपको नहीं लगता कि क्लास में लेट आना इतना बड़ा भी अपराध नहीं होना चाहिए है कि इसको इतना पीटा जाए? इसका मतलब इसके साथ गलत हुआ। तो फिर इस केस में फिर इसके पास भी एक राइट आ जाएगा कि ये जुडिशियल रूट लेके मेरे खिलाफ क्या कर सकती है? कंप्लेंट कर सकती है और मेरे खिलाफ ये एक्शन करवा सकती है। क्लियर है? ये बच्ची इधर देखो, इस बच्ची के पास मालूम चला इसके पर्स में 1 लाख रुपया था। बगल वाली को पता था, बगल वाली चुपके से वो पैसा चोरी कर ली। अब एक बात बताइए, ये इससे पूछी कि तुमने चोरी किया तो बोली नहीं चोरी किया, लेकिन इसको पूरा शक है कि इसने नहीं किया, चूंकि इसको मालूम है कि इसकी आदत ऐसी। तो अब वो पैसा आपसी बातचीत से तो वापस आएगा नहीं। अब इसको कौन सा रूट लेना पड़ेगा? कोर्ट का रूट। तो देखिए जब भी आपके राइट अफेक्ट होते हैं तो आपके पास एक नया राइट आता है। कौन सा राइट? कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, कॉसी जुडिशियल बॉडीज में जा सकते हैं और अपने लिए रेमेडीज मांग सकते हैं, रिलीफ मांग सकते हैं। ये बात समझ में आ गया? इसी राइट के ऊपर लिमिट लगाता है लिमिटेशन एक्ट। अब बोला सर इस राइट के ऊपर क्यों लिमिट लगाता है? ये तो राइट सही राइट है कि भाई अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो तुम कोर्ट में जा सकते हो या कॉसी जुडिशियल बॉडी में जा सकते हो। तो जा सकते हो ये एक राइट है, पर राइट का इस्तेमाल भी तो एक पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए ना, है कि नहीं? अगर देखिए एक बात आपको समझाता हूं, इस एक्ट के पीछे जो प्रिंसिपल चलता है वो ये चलता है कि लॉ हमेशा जागरूक लोगों की मदद करता है। किस लोगों की?
जो लोग इंडोलेंट हैं, इंडोलेंट का मतलब लापरवाह हैं, उनकी मदद लॉ नहीं करता। ठीक है, जैसे मालूम चला इसका पैसा चोरी हुआ 2024 में। कब चोरी हुआ? 2024 में। ये 2036 में जा रही है केस करने। आप एक बात बताइए, 2036 में केस करने जाएगी कोर्ट, मान लो अगर केस ले लिया, लेकिन क्या 2024 से 2036 12 साल है? 12 साल है लगभग। 12 साल में आपको नहीं लगता है कि यहां जो आसपास बैठा हुआ बच्चा जो चोरी करते देखा होगा वो इधर उधर हो जाएंगे? क्या एक बात बताइए, भारत के अंदर जो जुडिशियरी में तुम जाओगे, चाहे तुम कोर्ट में जा रहे हो या कौसी जुडिशियल बॉडी में जा रहे हो, रिलीफ मांगने जा रहे हो, वो रिलीफ या रेमेडीज देते हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, सबूतों के आधार पे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सबूत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाते हैं? चाहे एक बात बताइए, चाहे वो सबूत आई विटनेस हो। आई विटनेस का मतलब, आई विटनेस का मतलब चश्मदीद गवाह, है ना? हाँ, चश्मदीद गवाह। सुनिए एक बात बताइए, जो भी आई विटनेस होगा, अरे भाई वो भी तो इधर उधर हो जाएंगे। हो सकता है इसके पीछे बैठी हुई बच्ची उस समय, जिस समय चोरी हुआ उस समय वो 90 साल की थी, ऐसे ऐसे करके देख ली थी, लेकिन 16 साल के बाद मालूम चला उसका दूसरा जन्म हो चुका है। अब मैं ये कैसे बोलूं कि उसकी डेथ हो चुकी है? तो मैंने क्या बोला, उसका दूसरा जन्म हो चुका है। तो बताइए एविडेंस खत्म हो गए कि नहीं हो गए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है। मान लीजिए मेरे सीसीटीवी कैमरा में, देखो यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, बहुत को नहीं पता, पता है? हाँ, सबसे पहले यही देख के हैं, और ये देख लिए कहाँ तक जा रहा है, उसके बाद हम कार्यक्रम करते हैं। आइए, तो सीसीटीवी कैमरा में मान लो आ गया, बट आपको लगता है 16 साल के बाद ये वीडियो प्रिजर्व्ड होगा? बोल ही नहीं रहा कोई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, एंड एविडेंसेस लैप्सेस, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एविडेंस खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए लिमिटेशन एक्ट का कहना है कि आपके पास कोर्ट जाने का राइट है, आपके पास जुडिशियल रेमेडीज का राइट है, जुडिशियल रेमेडीज का राइट है, जुडिशियल रिलीफ का राइट है, पर इस राइट को आप जल्दी यूज करो, है ना। आप लेट करोगे तो फिर जुडिशियरी के लिए आपको रिलीफ देना मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हर तरीके के सूट के लिए, हर तरीके के अपील के लिए, हर तरीके के एप्लीकेशन के लिए इन लोगों ने एक लिमिट लगा दिया, पीरियड डिफाइन करके। क्या डिफाइन करके? पीरियड, जिसको बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? लिमिटेशन पीरियड। जैसे मैंने बोला चोरी का केस है, किसका केस है? चोरी का केस है, 3 साल में केस कीजिए, समझे? कितने साल में? 3 साल में। तो 3 साल बिकम्स लिमिटेशन पीरियड, 3 साल बिकम्स लिमिटेशन पीरियड। अगर 3 साल के अंदर ये केस करेगी तो केस लेगा कोर्ट। अगर 3 साल के बाद केस लेके जाएगी तो कोर्ट उसको कह देगा टाइम बार्ड। ये वर्ड सुना होगा तुमने, टाइम बार्ड। तो टाइम बार्ड का मतलब दिस केस इज बार्ड, बार्ड का मतलब रोकना, बार्ड का मतलब रोकना, बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो इसलिए होगा टाइम बार्ड। क्या हो गया? टाइम बार्ड। पहले ये बात समझ में आया? आप बचपन से, मुझे लगता है जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइफ में पहली बार पढ़ते हो तभी टाइम बार्ड वर्ड सुन लेते होगे, कंसिडरेशन में सुनते होगे, है ना। तो ये टाइम बार्ड, लेकिन अब तुम्हें समझ में आया कि टाइम बार्ड का मतलब दिस केस इज बार्ड, मतलब बार्ड मतलब रोका गया है। रोका गया है किसके थ्रू? अ टाइम। टाइम का मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? लिमिटेशन एक्ट चल रहा था। क्लियर है? तो ये जनरल लॉ है। ये क्या है? जनरल लॉ है। भारत के अंदर कभी भी कोई भी किसी भी एक्ट में कोई भी सूट फाइल करोगे, किसी भी एक्ट में कोई अपील फाइल करोगे, किसी भी एक्ट में कोई एप्लीकेशन फाइल करोगे, बैकग्राउंड में कौन चलता रहता है? लिमिटेशन एक्ट। ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले बताइए आप। तो ये मैंने बड़ा अच्छा लिखा है, ये आप इसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या लिखा हुआ है हेडिंग पहले? क्या पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट? बताइए क्या पर्पस है। लिमिटेशन एक्ट पुट्स अ लिमिट, पुट्स अ लिमिट ऑन कौन सा राइट? कौन सा राइट? राइट टू एनफोर्स राइट्स थ्रू कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी। ये जो तुम्हारे पास राइट है, इसी राइट पर लिमिट लगाया। कैसे लिमिट लगाता? कैसे कैसे? बाय प्रिस्क्राइबिंग वेरियस पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले ये एक बार, किसी भी चैप्टर का बेस अच्छा बनना चाहिए आपका। पहले ये बेस समझ में आया, तो इस एक्ट के अंदर हम बाकी चीजें पढ़ेंगे कि लिमिटेशन पीरियड कैसा होता है, कैसे लगाया जाता है, लिमिटेशन पीरियड अगर एक्सपायर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज पढ़ेंगे। पहले ये लाइन समझ में आया, तो एक बार ये फिर से बोलो। लिमिटेशन एक्ट पुट्स अ लिमिट ऑन, किस पर? राइट टू एनफोर्स योर राइट्स थ्रू कोर्ट या क्वासी जुडिशियल बॉडी बाय प्रिस्क्राइबिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्लियर है जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये एक्ट पूरे भारत पे लगता है और हर कानून पे लगता है।
जैसे तुम लोग में से कौन बच्चा ग्रुप 2 पढ़ता है यहाँ पे? ग्रुप 2 मतलब बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं ना ये। बोथ ग्रुप वाले में तुमने सुना होगा, अभी कल टेस्ट भी दिया है ये लोग। सेबी के खिलाफ सैट में अपील होता है। सेबी के खिलाफ कहाँ अपील होता है? सैट में। तो वहां पे लिखा हुआ 45 डेज के अंदर अपील कीजिए। तो 45 डेज क्या है? लिमिटेशन पीरियड। अगर 45 डेज के बाद अपील करने जाएंगे तो आपका केस लिया नहीं जाएगा, जनरल रूल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 45 डेज तो बोलते हो क्या है? लिमिटेशन पीरियड। ऐसे आप भी बहुत जगह पढ़े होंगे आप, हाँ आप लेबर लॉ में भी बहुत जगह पढ़ते होंगे अपील। जब भी वो अपील लिखेंगे उसके साथ लिखेंगे इतने दिन में अपील कर, है ना? ऐसा करते नहीं करते पहले बताइए। तो जब भी किसी भी लॉ में, पार्टनरशिप एक्ट हो, लेबर लॉज हो, कंपनी लॉ हो, सिक्योरिटी लॉ हो, एनी लॉ, क्योंकि जो जनरल लॉ है तो सब पे अप्लाई होगा। अगर कहीं पे पीरियड दे दे, क्या दे दे? पीरियड, दैट पीरियड इज लिमिटेशन पीरियड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। चलो इससे पहले कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाना शुरू करूं और थोड़ा अच्छा कर देता हूं। सेक्शन नंबर 3 चार्जिंग सेक्शन होता है, जनरली सुना होगा। सेक्शन 1 क्या होता है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट होता है। शॉर्ट टाइटल, डेट कमेंसमेंट, यही है ना, एक्सटेंट, ये होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन होता है और सेक्शन 3 हमेशा चार्जिंग सेक्शन होता है। 90% केस में यही चलता है। तो इस एक्ट का भी सेक्शन 3 बताता होगा इसका ऑब्जेक्टिव। बोल ही नहीं रहा कोई। सेक्शन 3 जनरली चार्जिंग सेक्शन, जनरली बोल रहा हूं। ऐसे तो तुम लोग को जो बच्चा ग्रुप 2 में कस्टम पढ़ा है, कस्टम में तो सेक्शन 12 है। कस्टम के अंदर सेक्शन नंबर 12 है चार्जिंग सेक्शन, तो वो एक्सेप्शन है। पर जनरल रूल में आप जनरली देखेंगे सेक्शन 3 क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। आइए जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको सेक्शन 3 पढ़ाऊं, पहले आपको थोड़ा इस लॉ के पीछे का जो जस्टिफिकेशन है वो मैं बता देता हूं। बता ही दिया मैंने तुम्हें कि अगर आप लेट करेंगे तो एविडेंस खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं? एविडेंस। तो ये लिखा हुआ, पढ़ो तो ये लिखा है, चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री, गेट्स ऑब्सोलीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहली बात समझ में। दूसरा जस्टिफिकेशन ये पढ़ो। एक बात बताइए, जैसे मान लो मैं कोर्ट हूं, इधर सुनो, मैं कोर्ट हूं, ये बच्चा मेरे पास केस लेके आया, ये बच्चा मेरे पास क्या लेके आया? केस। और केस लेके आया है कि सर हमारे दादाजी को पड़ोसी के दादाजी ने आज से 90 साल पहले एक थप्पड़ मारा था। अब बताइए, इससे सोसाइटी में पीस मनाना मुश्किल हो जाएगा। इतने भयंकर गड़े हुए मुर्दे उखाड़ोगे, इतना भयंकर, तो कुछ मिलने वाला है? अच्छा, आपने सुना होगा बहुत बार, आपने देखा भी होगा बहुत बार इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन के लिए, बहुत बार जैसे किसी का मौत हो गया, मर्डर, और उसको गाड़ दिया गया या जला दिया गया। जलाने के बाद तो शायद नहीं मिल पाता है कुछ भी, लेकिन जो गाड़े हुए लोग होते हैं उसको फिर से निकाल दिया जाता है। सुना होगा। लेकिन क्या निकाल के कितने दिन तक? बहुत होगा 1 साल 2 साल, बहुत खींचोगे, लेकिन 40 साल के बाद निकाल लोगे आप? कोर्ट भी मना कर देगा। तो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का मतलब समझते हैं कि आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पर हाँ, पर फिर भी गड़े हुए मुर्दे उखाड़े जाते हैं, पर जल्दी से उखाड़, जैसे हो गया 6 महीने में हो गया, 1 साल में हो गया, तो उतने में 6 महीने 1 साल, अब 6 महीने 1 साल भी बहुत बोल रहा हूँ, उतना भी नहीं होता, डिकम्पोज हो चुका होता पूरा बॉडी, है कि नहीं? लेकिन मैं बहुत बार, आपने सुना कोर्ट के आदेश से ऐसा होता है बहुत बार, जैसे मर्डर हुआ और तुरंत लोगों ने, परिवार वालों ने जल्दी जल्दी क्या कर दिया, उनका जला दिया या गाड़ दिया। तो 1-2 दिन में अगर होता है या 10 दिन हुआ या कोर्ट में केस गया, तो कोर्ट बहुत बार उसको निकलवा के भी फिर से फॉरेंसिक, सुना होगा, फॉरेंसिक जांच होता है। लेकिन ज्यादा गड़े हुए मुर्दे को तो नहीं ना, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 15 साल हो गया, तो उखाड़ लेंगे आप? तो आप समझिए, वही लिखा, वेरी लेट लिटिगेशन अलाउड नहीं है। लेट चलेगा, पर लेट भी विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे मैं 3 साल का टाइम दे रहा हूं, एक सेकंड बस, 3 साल फिर भी समझ में आता है, लेकिन 30 साल, 40 साल, 80 साल, 120 साल, कोई मतलब है क्या इसका? आप जरा सोचिए। एक बात आप हमेशा याद रखना, तुम लोग के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्योंकि आजकल यहाँ मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ, तो दिल्ली का बच्चा ना पॉलिटिकल भयंकर है। यही मैं अगर मुंबई में पढ़ाता होता तो वो बिजनेस माइंड से देख लेता है। यहाँ का बच्चा हर चीज में क्या घुसाता है? पॉलिटिक्स। अब बच्चा बोलेगा सर अभी तो देख रहे हैं केसेस चल रहे हैं इस देश में, बहुत पुराने पुराने केसेस उखाड़े जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद को लेके या किसी और चीज़ों को लेके आजकल चल रहा है। मेरी बात सुनिएगा, मैं जनरल रूल पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शन दुनिया में हर जगह होता है कि नहीं होता? पहले बताइए आप। और अगर एक बात बताइए, अगर वो एक्सेप्शन नहीं है तो कोर्ट उन मुद्दों पे डिसीजन देने में इतना साल कैसे लगा रहा है? आपको मालूम है 20-20 साल, 10-10 साल से केस चल रहा होता है, क्योंकि सरकार, उसको एविडेंस ही नहीं मिलता।
हाँ एविडेंस मिल गया तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जनरली उनको एविडेंस मिलता नहीं है तो केस खिंचता चला जाता है। ये होता है कि नहीं होता है, पहले बताइए आप। तो मैं आपको जनरल रूल पर आ रहा हूँ, आप एक्सेप्शन की नज़र से किसी चीज़ को देखोगे तो कैसे समझोगे? आपको पहले क्या देखने की जरूरत है? जनरल रूल। और जनरल रूल के हिसाब से ये बहुत अच्छा है कि देखिए आप बहुत पुराने मुर्दे को मत उखाड़िए, क्योंकि उस पुराने मुर्दे को उखाड़ेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। कोर्ट का भी टाइम खराब करेंगे, अपना भी टाइम खराब करेंगे, और हर घर में इस तरीके से पुराने मुर्दे उखाड़े जाने लगे तो हर घर केस के चपेट में आ जाएगा। अब मालूम चलो हर घर परेशान रहेगा। इस दुनिया में भारत जैसे देश में याद रखना केस सबसे खराब चीज़ है। मैं खुद लॉयर हूँ फिर भी ये लाइन बोल रहा हूँ जी, फिर भी मैं ये लाइन बोल रहा हूँ, केसा केसी का चक्कर दुनिया का सबसे खराब चक्कर है। ये याद रखना, तुम लोग बच्चे हो, समझा देता हूँ, है ना। कभी कभी होता है क्या समझता, अभी केस करता हूँ तुम पर, कर लो केस, वो चलता रहेगा और बहुत परेशान करता है। इसलिए प्लीज कोशिश कीजिए कि डिस्प्यूट से दूर रहें, विवादों से दूर रहें। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये दो लाइन समझ में आया? पहले बताइए आप। लिमिटेशन एक्ट जो बनाया गया उसके पीछे दो प्रिंसिपल बैकग्राउंड में चल रहा था। पहला प्रिंसिपल कौन है कि भाई देखो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो एविडेंस के ऊपर है, और एविडेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे ओरल एविडेंस है इसका मतलब चशमदीद गवाह है वो मर ही जाएगा, और अगर वो डॉक्यूमेंट्री भी है तो डॉक्यूमेंट्री भी कितना प्रिजर्व कर लोगे आप, और डॉक्यूमेंट्री प्रिजर्व कर भी लें तो सही है कि नहीं सही, इस बात का प्रूफ कौन देगा? सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? दूसरा बोलो और कि सर अगर आप बहुत पुराने गरे हुए मुर्दे को उखाड़ोगे तो समाज में हमेशा अशांति रहेगी। क्या रहेगी? अशांति रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताइए। कोई भी सरकार इस बात पे नजर नहीं डालती है। इस देश की आधी जनता तो केसा केसी के चक्कर में परेशान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस चल रहा है। एक बच्चा मुझे पिछले बैच में मिला, उसने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर मेरे पापा बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, किसी ने फंसा दिया उनको, केस हो गया सर, 15 साल से केस चल रहा है और हम लोग का घर बार सब बिक गया सर केस लड़ने में। तो आपको पता ही नहीं। अभी भी क्लास में बैठा हुआ हो सकता है तुम्हारे माता पिता तुमसे डिस्कस ना करते हो, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को तो मालूम होगा कि उनके घर खानदान में कोई ना कोई केस चल रहा है, चाहे जमीन का केस चल रहा है, चाहे और कोई केस चल रहा है, और सालों से चल रहा है। और उसमें कमा कौन रहा है भाई? वकील। इसलिए जल्दी से वकील के पास तो जाने का ही नहीं, वो तो भड़का देता है। मैंने देखा लोगों को भड़का देगा कि अरे ये कराएंगे वो कराएंगे, बाद में बोलेगा कोर्ट जज साहब बोल दिया, हम क्या कर सकते। अरे वकील जज से ऊपर थोड़ी है यार, आप समझिए इस बात को। ये पहले बात समझ में। ये बच्ची कुछ पूछना चाह रही थी इधर से कोई। हाँ हाँ तो केस खुलता है, रीओपन होता है, इसमें क्या दिक्कत है? आप मेरी बात सुनिए, सुनो मेरी बात सुनो, इधर देखो। ये बच्ची बोली कि जब केस किया उस समय एविडेंस नहीं था, लेकिन बाद केस खत्म हो गया फिर एविडेंस आया तो एक नया केस होगा, रीओपन होगा, क्या हो गया? जनरल रूल में पढ़ा रहा हूँ, एक्सेप्शन दुनिया में हर जगह होता है। आप कोर्ट के पास जाइए, बोलिए साहब उस समय नहीं था अब है। कोर्ट को अगर तुम्हारे एविडेंस में दम लगता है तो केस खोल देगा, नहीं लगता है छोड़ देगा। क्या नहीं समझे? जैसे तुम बोल रही हो क्या कि सर उस समय तो एविडेंस नहीं था, अब एविडेंस मिला है सर, तो बोले क्या एविडेंस है? सपना में सब कुछ दिख गया मुझे, तो कहेगा तुम रहने दो, समझे? लेकिन सच में दिखा दिए सर यही चाकू था, फोरेंसिक जांच हुआ है सर, इसी से चाकू घोंपा गया था, है ना, तो शायद फिर से केस। चलिए कोई दिक्कत, हटाऊं क्या इसको? चलो ये है तुम्हारे बुक में, ये तुमने भी हटवाया क्यों? फिर जल्दी फाटो खींचो। ऑनलाइन वाले बच्चे यश चौधरी, सुमित झा, आशीष बंसल, पायल सोलंकी, सुजल आजाद, सृष्टि, झलक वर्मा, ऋतिक, दीपिका दलाल, सुमित झा, यश चौधरी। चलिए हटाऊं, फोटो खींच लिया? तुम नहीं खींचोगे फोटो? खींच लिया? इसलिए आपके आसपास नहीं बैठते हैं, है ना, स्पेशली आप हम ही लोग से पूछने लगते हैं। मैं सीधा बुक देख लेता हूँ ना, इसलिए। हटाओ क्या? चलो, इससे जस्टिफिकेशन समझ में आ गया? तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि लिमिटेशन एक्ट अन्याय कर रहा है तुम लोगों के साथ? कहीं से भी अन्याय नहीं। आइए, इस एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 3।
ठीक है, ये क्या बोलता है इसको अच्छे से रट लेना। इधर देखो, मैं तब देखो, इधर देखो, इसका बोलना है एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड। सूट के साथ क्या वर्ड चलता है? इंस्टीट्यूटेड। सर सूट का मतलब तो पहनना, वो सूट है या केस वाला सूट है? पहली बार केस करते हैं तो सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूट। एवरी अपील मस्ट बी प्रेफर्ड। अपील के साथ कौन सा वर्ड चलता है? प्रेफर्ड। और एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी मेड। एप्लीकेशन के साथ कौन सा वर्ड चलता है? मेड। ठीक है ना? कौन मेड? जो घर में आती काम करने, MAD, मेड। पहले ये तीनों लाइन समझाओ। एवरी सूट मस्ट बी, एवरी अपील मस्ट बी, एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी। ठीक है, इसके बाद आगे विद इन। तुम बोलो तो आगे क्या होना चाहिए? अगर तुम नहीं देख रहे हो तो क्या होना चाहिए? विद इन, विद इन, विद इन टाइम, विद इन पीरियड, विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बोलो बोलो, एकदम सही जवाब ये लिखा हुआ, विद इन लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड कहां बताया गया है? लिमिटेशन एक्ट में। जल्दी से उतारो, ये है, ये तो होना चाहिए, ये भी नहीं है। ओहो, उतार डालो, ये उतारोगे फोटो खींच डालो। अच्छा उतार लो, चलो। सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन, इसका सम्मान होना चाहिए। इसका फोटो खींच के इसका बेइज्जती करना ठीक नहीं। ठीक है, तो ठीक है। ये 2-3 बच्चा पीछे बैठा हुआ है कि सीट नहीं है क्या? जरा सीट आपके आसपास हो, हैंड रेज कीजिए, जरा हैंड रेज करिए अगर आपके आसपास सीट खाली हो। एक इधर खाली है, वहाँ पर 2 सीट खाली तो है। जाओ बच्चा सब बैठो आराम से। कितनी मेहनत से तुम लोग के लिए सीट लगवाया, बैठो ना आराम से। अच्छा नहीं लगता तुम लोग पीछे ऐसे बैठते हो। कहाँ हमें अच्छा लग रहा है? जल्दी एक बार हैंड रेज कर देना जहाँ सीट है। एक सीट तो उस बच्ची को वहाँ मिल गया, एक सीट और। कभी कभी बच्चा ना वो कपल मोड में बैठता है, तो एक सीट मिलता तो जाता ही नहीं है। कहता नहीं, जहाँ जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे, क्लास आएंगे साथ में, बैठेंगे साथ में। मिल गया सीट? अच्छा ठीक। कल मैं टेस्ट ले रहा था ना, तो इस सीट पे बैठा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोने लगा था, कुछ देर में ही सोने लगा था। वो सोने इसलिए लगा था, बच्चा टेस्ट दे रहा था, आवाज़ नहीं हो रही थी। तुम लोग मत करना, इसलिए हमारे साथ भी ऐसे ही होता। तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम कैसे सोओगे? क्लास में सोना पाप है, नदी किनारे सांप है। चलिए हटाऊं। अब एक बार बोल के सुनाओ, ये हमेशा याद रखना। सुनो, जनरल लॉ हमेशा काम आता है। सर एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी अपील मस्ट बी प्रेफर्ड, एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। बोलो। ये तुम लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए, ये लाइन हमेशा याद रहना। एवरी सूट मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी अपील मस्ट बी प्रेफर्ड, एवरी एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 यही बोलता है। ठीक है, सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है, तो जनरल रूल बताएगा, एक्सेप्शन बाद में आएगा। तो भाई जनरल रूल तो यही है, जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंदर ही जो करना है करो। ठीक है जी। चलो एक बात और पूछता हूँ तुम लोगों से, पहले ये पढ़ा दूँ जरा देखिएगा। तो यही लिखा हुआ है लिमिट चार्जिंग सेक्शन, पढ़िए। सेक्शन 3 क्या बोलता है? एवरी सूट, एवरी अपील, एवरी एप्लीकेशन। सूट के साथ इंस्टीट्यूटेड, अपील के साथ प्रेफर्ड, एप्लीकेशन के साथ मेड, है ना? विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अच्छा, लिमिटेशन पीरियड कहाँ बताया गया है? शेड्यूल सेकंड में। तो ये लो, यहाँ ये शेड्यूल सेकंड दिखा रहा हूं तुम लोग को। देखो शेड्यूल सेकंड, देखो, देखा शेड्यूल सेकंड? आ जाओ शेड्यूल सेकंड में कैसे है सुनो। शेड्यूल सेकंड का फॉर्मेट बता रहा हूँ। किस आप जानते नहीं है, एक्ट शुरुआत में सेक्शंस होते हैं, लास्ट में शेड्यूल होता है। और जितने भी फॉर्मेट होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? लास्ट में ना, शेड्यूल के नाम से। कंपनीज एक्ट में कितने शेड्यूल हैं? हाँ, तो इसका मतलब तुम शेड्यूल जानते हो। ठीक है जी। आओ, जब इस एक्ट के लास्ट में जाओगे ना, जब एक्ट खत्म हो जाएगा, तो आपको मिलेगा शेड्यूल सेकंड। क्या मिलेगा? शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड में 3 पार्ट में होगा, 1 2 3। ऐसे करो, ऐसे लाइन खींचो, 1 2 3। कितने बॉक्सेस होंगे? 3। पहला बॉक्स में क्या आएगा? सूट का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा? उसके सामने पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और तीसरे में क्या आएगा?
लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग किस डेट से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख दिया कि मर्डर वाला सूट है, तो लिख दिया इतना साल और यहाँ से काउंटिंग होगी, ये हो गया पहला। दूसरा में लिख दिया फॉर्जरी का केस है, किसका केस है, फॉर्जरी का, तो लिमिटेशन पीरियड ये होगा, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा। तो ये लिस्ट बहुत लंबा होगा, अरे शेड्यूल है तो 10-12-20 पेज का तो होगा ये, समझे। तो आप ICSI मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और या आप आराम से अगर आप वो देखना चाहें गूगल पे भी लिमिटेशन एक्ट खोलिएगा पूरा बेयर एक्ट, तो लास्ट में शेड्यूल मिल जाएगा, तो आप शेड्यूल देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक केस हुआ है, केस का नाम बताओ। स्टेट ऑफ MP वर्सेस भाई लाल भाई। अरे वाह, जरा पढ़िए तो ये क्या हुआ था इसमें। पढ़ लिया, सुनो। आर्टिकल 32 लिखो, ये है रिट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, रिट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 226 है रिट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े होगे CSWT में थोड़ा बहुत, तो वहां से आता है, बाकी यहां तो पढ़ना ही है फिर से। अच्छा, रिट पिटीशन कब लगता है, जब फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो। क्या अफेक्ट हो, फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, पर सबसे बड़े राइट्स कौन होते हैं, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपके अफेक्ट हुए ना, तो वहाँ का रिट पिटिशन जब लगाने जाओगे तो वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है, देखो लिखा ना नॉट इन टर्म्स अप्लाई। तो बताइए लिमिटेशन एक्ट का पहला एक्सेप्शन तो दिख गया, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट लगता नहीं है। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट लगता नहीं है, इसका क्या मतलब है, मतलब अब तुम 100 साल का केस लेके जाओगे बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है बट द एक्ट ऑन द एनालॉजी ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन एक्ट का के पीछे जो प्रिंसिपल चलता है, क्या चलता है, प्रिंसिपल चलता है, आप वो तो वहाँ लगेगा। और हो सकता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में भी बहुत बार आपको रेफ्यूज कर दिया जाए। तो ये कहना है कि हाँ सीधे तौर पे नहीं लगता है, सीधे तौर पे नहीं लगता है, लेकिन ये मत समझिएगा कि नहीं लगता है तो इसका मतलब कुछ भी आप करोगे। बहुत बार रिट पिटिशन रिजेक्ट भी हो जाता है, क्या हो जाता है, रिजेक्ट भी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ। लेकिन अगर सीधे सीधे थ्योरेटिकली बोले तो लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता है, कब, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर जब आप रिट पिटिशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल 32 में कहाँ लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 में कहाँ लगाते हैं। चलो अब अगला हेडिंग पर हो। एक सीट खाली है कहीं पे, एक सीट, हाँ वहाँ आ जाओ, उधर आओ, इधर भी है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे लास्ट में प्रीमियम सीटिंग पे। रुक जाओ एक मिनट, कौन हो तुम, रुको रुको, कौन हो, सुहानी हो। सुहानी तो एक और भी है क्लास में, है ना सुहानी, तो वो तो सुहानी वो है जो आ गई है क्लास में, वो टाइम से आई हुई है। तुम कौन सुहानी हो, अच्छा कोई बात, तुम घबराओ नहीं, जाओ यार, मैं पूछ पाछ रहा हूँ कहीं ये बेहोश होश हो गई है ना। यहाँ दिल्ली का बच्चा सब बड़ा कमज़ोर भी होता है ना, ज़्यादा डांट वांट दो तो भी बच्चों को दिक्कत हो जाता है। हाँ ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसको मैंने नज़दीक से चूँकि देखा ना, तो मैंने उससे पूछा कौन हो तुम, सुहानी। मुझे लगा कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, उसको जाने दिया जाए, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, हाँ ठीक है। उसको नहीं मालूम है कि आज लेट आने, अच्छा लेट आने वाला 3 बच्चा जो था उसको क्यों नहीं बोले, उसको क्यों नहीं गाली दिए, है ना, वो सुपर एक्सेप्शन है। का इसका मतलब है जो सुपर लेट आता है उसको कुछ नहीं कहते आप। कौन कौन 3 बच्चे लेट आए थे आज, जरा हैंड रेज करो। ये बेचारे ठगे हुए महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को तो बहुत गाली पड़ा है। तो सुहानी तुमको पता नहीं है, ये लोग अभी लगभग मार खाते खाते बचा आज, तो लेट, हाँ लेट मत आना। आओ चलो आओ अगला बोलो, हेडिंग पढ़ा तुमने, लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स ओनली द रेमेडी, इसको समझना, ओनली द रेमेडी थ्रू कोर्ट, थ्रू कोर्ट लिखा, और इसके आगे लिखना एंड नॉट द राइट, एंड नॉट द राइट। अब मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, ठीक है, ठीक।
चलो सेक्शन 3 अभी पढ़ाया ना तुम लोग को, ये लिख लिया था ना सबने। चलो सेक्शन 3 अभी पढ़ाया था, उसका एक एग्जाम्पल पहले देता हूँ, उसके बाद इस पर आऊँगा, है ना। आइए सेक्शन 3 लिमिटेशन पीरियड, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल में पूरा कहानी चलेगा आज। आओ, ये पहला केस कौन है, पढ़ो तो क्या है। 1 जनवरी 2010 को, मेरे तरफ देखना, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, मैंने इनको लोन दिया, क्या नाम है आपका, खुशी को मैंने क्या दिया, लोन, तो मैं हो गया क्रेडिटर, ये हो गई डेटर, इतना तो समझते होगे, ठीक। लोन दिया मैंने 1 साल के लिए, तो क्या 1 साल के बाद ये लोन मुझे वापस हो जाना चाहिए था, बोल ही नहीं रहा कोई, यस। लेकिन 1 साल हो गया, इसने मुझे लोन नहीं चुकाया, तो लोन नहीं चुकाया तो इसका मतलब मेरा राइट अफेक्ट हुआ, मेरा राइट अफेक्ट हुआ ना। तो आप मुझे बताइए, मेरे पास केस फाइल करने का राइट कब आया, 2011 में आया या 2010 में? 2010 में नहीं आया, क्यों? हाँ 2010 में तो मैंने लोन ही दिया था, 2011 तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 11 तक इंतजार किया, इसने मेरा पैसा वापस नहीं किया, तो अब तो ये गलत हो गया। अब गलत हुआ, तुम बता ना, गलत होगा तो मेरे पास एक राइट आएगा केस करने का, तो इसी को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। आज क्या अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन। कॉज का मतलब कारण, एक्शन क्या लूंगा, केस करूंगा। केस करने का कारण किस दिन हुआ, 2010 में हुआ या 2011 में हुआ? 2011 में हुआ। तो एक बात तो समझ में आ गया, लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग कॉज ऑफ एक्शन से स्टार्ट होती है, ये लिख लो कहीं पे, लेकिन ये सेक्शन 3 के नीचे कहीं लिख लेना, लिखो द लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग, द लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग, द लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट, from the date on which cause of action had arisen, cause of action had arisen, ARISEN, cause of action had arisen। जिस दिन cause of action arise होता है वहां से लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग शुरू होती है। जनरली मैं आपको बता रहा हूं, जनरली मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे तरफ देखते रहना, जनरली 3 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है ज़्यादातर चीज़ों में, इसलिए मैं एग्जांपल में मैं कितना लेके चल रहा हूँ, 3 साल, कहीं कहीं 10 भी होता है, कहीं कहीं 12 साल भी होता है, कहीं कहीं 20 साल भी होता है, कहीं कहीं 45 दिन भी होता है, कहीं कहीं 10 दिन भी होता है, पर मैं एग्जाम्पल क्या लेके चल रहा हूँ, 3 साल, ज़्यादातर 3 साल होता है। तो यहाँ से अब 3 साल की गिनती स्टार्ट होगी। देखो लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट करा दिया ना, देखो ऊपर किस दिन से स्टार्ट कराया, जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ये ना। अब मैं लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट किया मैंने, अब ये 3 साल के बाद जाके कंप्लीट हो जाएगा, बोलो 1 जनवरी 2014 को ये खत्म हो जाएगा ना। जनरली नॉर्मल गिनती किया मैंने, एक्सपर्ट गिनती नहीं किया, नॉर्मल गिनती 11 से शुरू किया, 14 में खत्म कर दिया, ठीक है। इसका मतलब मैं प्लेंटिफ हूँ ना, अरे मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं प्लेंटिफ हूँ ना, ये तो डिफेंडेंट है, तो प्लेंटिफ इस बीच में केस कर पाएगा, क्रेडिटर कैन फाइल अ सूट, लेकिन इसके बाद कर पाएगा क्या, ये हो गया टाइम बार्ड, ये क्या हो गया, टाइम बार्ड। पहले ये समझ में आ गया, जनरल रूल समझ में आ गया तुम लोग को, तो ये सेक्शन नंबर 3 था, समझ में आ गया कैसे होता है सब कुछ। तो इस कहानी से एक शिक्षा और भी मिलती है कि लिमिटेशन एक्ट डिफेंडेंट पे नहीं लगता है, प्लेंटिफ पे लगता है, ये भी लाइन कहीं लिख लेना, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ, लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज ऑन प्लेंटिफ, ठीक है, फुल स्टॉप, ये याद रहेगा। अच्छा प्लेंटिफ का एक और लिखना, प्लेंटिफ कॉमा अपीलेंट, अपीलेंट अपील करने वाला क्या होता है, अपीलेंट होता है ना, लिखा अपीलेंट, और एप्लीकेशन लगाने वाला कौन होता है, अप्लीकेंट, तो कॉमा अप्लीकेंट, तो 3 नाम हो गया, बोलो कौन कौन, प्लेंटिफ, अपीलेंट, अप्लीकेंट, जो केस करेगा उसी पे ना लगेगा। अरे केस फाइल करने के राइट पर लिमिट लगा है ना, तो जो फाइल करेगा कौन फाइल करता है, सूट है तो कौन फाइल करेगा, प्लेंटिफ, अपील है तो अपीलेंट, और अगर एप्लीकेशन है तो अप्लीकेंट, याद रहेगा। अच्छा उसका उल्टा कौन होगा, प्लेंटिफ का उल्टा डिफेंडेंट, अपीलेंट का उल्टा रेस्पोंडेंट, अप्लीकेंट का भी उल्टा रेस्पोंडेंट। तो रेस्पोंडेंट पे नहीं लगेगा, डिफेंडेंट पे नहीं लगेगा, किस पर लगेगा, प्लेंटिफ पे लगेगा। पहले ये बात समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, याद रहेगा। चलो
ये कहानी तुम्हें समझ में आ गया सब कुछ? एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, इसी एग्जाम्पल पे मैं चलूंगा। अब जो एक केस आया है तुम्हारा, कौन सा केस आया देखो तो, कि लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स ओनली द रेमेडी एंड नॉट द राइट। इसको पढ़िएगा तो इस पूरे केस को, बॉम्बे डेइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। पढ़ लिया? अब मैं एक केस बनाता हूँ, एग्जाम में आता है बार बार। ये जो ना तुम्हारा बॉम्बे डेइंग वाला केस, तो 5 स्टार रेटिंग देना, एग्जाम में बहुत बार आता है। चलो पढ़ लिया? अब मेरी तरफ देखना, इधर देखो। अच्छा एक बात बताइए, 1 जनवरी 2014 के बाद मैं इन पर केस नहीं कर सकता, ये ना? अरे बोलो यार। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, ये 1 जनवरी 2014 मतलब विद इन द लिमिटेशन पीरियड, केस स्टार्ट हो जाना चाहिए कि खत्म भी हो जाना चाहिए? सिर्फ स्टार्ट हो जाना चाहिए, खत्म होना मेरे हाथ में है। अच्छा बताइए, केस खत्म होना मेरे हाथ में है कि कोर्ट के हाथ में है? हमें कोर्ट पे पहुंच जाना है, सूट इंस्टीट्यूट कर देना है, अपील प्रेफर कर देना है, एप्लीकेशन लगा देना, उसके बाद वो 10 साल तक चलेगा, उससे मतलब नहीं है। पहले ये बात समझ में आ गया? अच्छा 1 जनवरी 2014 के बाद मैं केस नहीं कर सकता, मानो चलो 2015 आ गया, ये तो बड़ी खुश है कि अब तो ये मेरे ऊपर केस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लिमिटेशन एक्ट खत्म हो गया। लेकिन किसी वजह से ये अच्छी लड़की थी, हो सकता है 2014 तक इसके पास सच में पैसा नहीं था, 2014 के बाद इसके पास पैसा आया, तो इसने 2016 में जाके मुझे पैसा लौटा दिया, 2016 में आके मुझे पैसा लौटा दिया। ऐसे नहीं लौटाती तो भी चलता, क्योंकि मैं केस तो कर नहीं पाता। तो उसने ये पैसा लौटा के आराम से खुश खुश होकर आ रही थी कि चलो आज एक भार खत्म कर लिया लाइफ से, एक पाप खत्म कर लिया, किसी का पैसा लिया था लौटा दिया। अच्छे लोग होते हैं ऐसे, ठीक। लेकिन इसके बगल में बैठी हुई बच्ची 1 नंबर की लॉयर है, ये मैं बोलना चाह रहा था। सारा बच्चा एक पढ़े गाली, सब लालची। ये इसको बोली कहां से आ रही हो? तो पैसा लौटा के आ रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, पैसा लौटा दिया मैंने। तो किसको पैसा लौटाया? सर को पैसा लौटाया। तो कब लिया था लोन? तो 2010 में लिया था। कब लौटाना था? तो 2011 में। और कब लौटाई हो? तो 2016 में। बेवकूफ कहीं, अरे नहीं लौटाती तो भी चलता, वो तुम पे केस नहीं कर पाता, क्योंकि 2014 में उसका लिमिटेशन पीरियड क्या हो गया है? एक्सपायर हो गया। जाओ पैसा वापस मांगो। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि अब मेरे से पैसा वापस मांगने आई है, क्या मैं ये पैसा मैं वापस करूंगा इसको? अब एक बात बताइए, लिमिटेशन एक्ट में कोर्ट जाने का रास्ता बंद किया आपका 2014 में, लेकिन मेरा राइट जो था कि मैंने किसी को पैसा दिया तो मुझे वापस मिलना चाहिए, वो राइट तो जिंदगी भर रहेगा ना। तो क्या लिमिटेशन एक्ट राइट भी खत्म कर देता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, या सिर्फ जुडिशियल रूट खत्म करता है? बस यही समझाना चाह रहा था। जो आपके राइट हैं, अगर आपसी सेटलमेंट से आपको राइट मिल जाता है तो इसमें क्या बुराई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताइए। तो ये हिंदी में भी लिख लेना कहीं पर कि लिमिटेशन एक्ट सिर्फ जुडिशियल रूट बंद करता है। क्या बंद करता है? जुडिशियल रूट। लिखो लिमिटेशन एक्ट, लिखो लिमिटेशन एक्ट सिर्फ, लिखो लिमिटेशन एक्ट सिर्फ जुडिशियल रूट बंद करता है। जुडिशियल रूट बंद करता है, वो राइट को खत्म नहीं करता, वो राइट को खत्म नहीं करता। ये समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। लिखा? क्या लिखा? लिमिटेशन एक्ट सिर्फ जुडिशियल रूट बंद करता है, वो राइट को खत्म नहीं करता, राइट हमेशा जिंदा रहेगा। ये भी लिख लेना, ये तुम लोग के भाषा में लिखवा दिया, राइट हमेशा जिंदा रहेगा। तो अगर वो राइट बाद में मिल जाता तो बुरा हो गया तुम्हारे साथ, कि चलेगा? वो चलेगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि जुडिशियल रूट सिर्फ बंद हुआ है, बाकी किसी और रूट से अगर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं तो ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रहेगा? चलो, कोई दिक्कत अभी तक? चलिए इधर देखना, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, इधर सारा बच्चा देखो। हाँ अब बताओ, सेक्शन 3 खत्म हो गया, सेक्शन 5 आ रहा है क्या? बोल ही नहीं रहा कोई। हाँ सेक्शन नंबर 5 आ जाओ भाई। सेक्शन नंबर 5 के सामने लिखो, लिखो एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 3।
एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 3 लिखो, लिखा। सेक्शन 3 क्या बोलता था, विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन जाओ, लेकिन सेक्शन 5 एक्सेप्शन हुआ तो कुछ उल्टा होगा। चलो इधर देखो, पहले सेक्शन 3 फिर से याद करा देता हूं। सेक्शन 3 बोलता था सूट इंस्टीट्यूट करना है, अपील प्रेफर करना है, एप्लीकेशन लगाना है, विद इन द लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए। लिमिटेशन पीरियड के बाहर जाएंगे वो टाइम बार्ड हो जाएगा, कोर्ट तुम्हारा केस लेगा नहीं, ये ना। अब मैं आ रहा हूँ सेक्शन नंबर 5, जब मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन इसका मतलब उल्टा, इसका मतलब ये वो केसेस होंगे जहां लिमिटेशन पीरियड के बाहर भी केस ले लिया जाएगा, ये मतलब है। तो आओ, इसके 2-3 नाम है। पहले इसी का नाम है एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, ये हो गया नंबर 1 नाम। नंबर 2 नाम देखो, डॉक्ट्रीन ऑफ सफिशिएंट कॉज, ये हो गया दूसरा नाम। और तीसरा नाम डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, ये हो गया तीसरा नाम। तो 3 नाम है इसके, बोलो तीनों नाम बोलो। सब नहीं बोला, मैं देख लिया। बोल दिया। चलो अब सुनो अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर सफिशिएंट कॉज है, एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो अभी अपना ये एग्जांपल चल रहा है सेक्शन 3 वाला, 2014 मतलब 1 जनवरी 2014 से पहले, मतलब यहां तक में मुझे केस कर देना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपना एग्जांपल नहीं लूंगा। मालूम चला प्लेंटिफ है, वो सोचा था कि 1 जनवरी से 10-20 दिन पहले मैं क्या करूंगा, केस कर दूंगा। लेकिन उसी समय ना भयंकर बीमार हो गया। क्या हो गया? भयंकर बीमार हो गया, है ना। भयंकर, इतना भयंकर बीमार हुआ, बात समझ रहे हो, इतना भयंकर बीमार हुआ कि वो मतलब कोमा में चला गया। फुल स्टॉप लगते लगते बचा, समझे? कोमा से, कोमा समझते हैं ना, मतलब मरते मरते बचा, फुल स्टॉप में मरना, है ना। तो एक बात बताइए, वो कोमा से उठ के आया बाद में, जैसे बाद में आते आते उसका 1 साल और हो गया। तो 14 के जब वो कब पहुंचा, 15 में। अब कोर्ट के पास पहुंचा कि सर केस लेके आया हूं। तो कोर्ट बोला तुम्हारा तो ये 2014 में टाइम बार्ड हो गया, तो तुम्हारा केस नहीं लूंगा। बोला सर हम 2014 में, मतलब 2013 में ही आ रहे थे, 14 तो खैर लास्ट है, हम 2013 में आ रहे थे, पर सर ये ना मेरा तबियत बड़ा भयंकर खराब हुआ, ये देखिए कॉमा सर्टिफिकेट, डॉक्टर से साइन करवा के लाया हूँ, भयंकर कॉमा में था सर, आपको पता नहीं, पूरी जिंदगी देख ली मैंने कॉमा में ही, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये सफिशिएंट कॉज है? तो अब सफिशिएंट कॉज होने पे, सुनिए, सफिशिएंट कॉज होने पे, इधर देखना, इधर देखना, सफिशिएंट कॉज होने पे क्या आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? सफिशिएंट कॉज होने पे क्या आपका जो डिले हुआ उसकी माफी हो सकती है? कॉन्डोनेशन का मतलब माफी, लिख लो, कॉन्डोनेशन का मतलब माफी। तो देखो मैंने कैसे दोनों को लिंक किया है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सफिशिएंट कॉज। अगर सफिशिएंट कॉज होगा तो तुमको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, या उल्टा बोल दो, जितनी देरी हुई है उसकी माफी हो सकती है। कितने दिन, कितना देर हुआ था हम लोग को? 1 साल, 1 साल लेट हो गए थे ना, तो 1 साल या तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा कि चलो तुम्हारा लिमिटेशन पीरियड 2014 में खत्म ना होके अब खत्म माना जाएगा जब तुम केस करने आए, तो भी बात बन गया। या जो 1 साल की देरी हुई है उसको माफ करते हैं। लेकिन ये दोनों के लिए जरूरी क्या है? सफिशिएंट कॉज। ये समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ। चलो एक काम करो, इसको पढ़ जाओ बस यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने खत्म नहीं किया, अभी तो मैंने स्टार्ट किया बस। अच्छा एक बात बताइए, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, तुम लोग सिर्फ सेक्शन 3 नहीं देखते हो, हर जगह तुम सेक्शन 5 भी देखते हो। जैसे लिखा रहता है, सुनिए, सेबी के खिलाफ अपील होगा सैट में 45 डेज के अंदर, ये था सेक्शन 3। तुरंत नीचे लिखता है कि अगर सफिशिएंट कॉज है तो उसके बाद भी केस लिया जा सकता है। देखिएगा आप हर जगह, हर लॉ में सेक्शन 3 लिखेगा, उसके नीचे सेक्शन 5 लिख देगा। कोई भी लॉ उठा लीजिए आप, हर जगह ऐसा हो नहीं सकता कि सेक्शन 5 ना लिखे, क्योंकि सफिशिएंट कॉज तो किसी के साथ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अच्छा अब बात ये आता है, सर सफिशिएंट कॉज कहते किसको हैं? अरे ना, तो याद रखिएगा, सफिशिएंट कॉज का कोई डेफिनेशन होता नहीं है, बस ये कि एप्लीकेंट को किसको सेटिस्फाई कर देना है? कोर्ट को। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन
कोर्ट सेटिस्फेक्शन की, कोर्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये कॉज क्या है, बोलो सफिशिएंट कॉज है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अगर सफिशिएंट कॉज हो गया, जैसे कोर्ट को भी लगा हाँ कि ये कॉज सफिशिएंट है, तो कोर्ट में एडमिट, कोर्ट में एडमिट। लेकिन तुमने एक सेक्शन 5 में एक चीज नहीं देखा, हर जगह सिर्फ एप्लीकेशन अपील लिखे हुआ है, सूट कहीं नहीं लिखा है। तो यार तो ना इसका मतलब सूट के ऊपर सेक्शन 5 नहीं लगता। अब बोलो सर सूट के ऊपर क्यों नहीं लगता, कि वो सूट में नहीं हो सकता सफिशिएंट कॉज, ये बोलोगे ना। सर सूट फाइल करने में भी सफिशिएंट कॉज हो सकता है ना। एक्चुअली सूट में ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही बहुत हाई है, 20-20 साल तक देते हैं लिमिटेशन पीरियड। अब 20 साल तक तुम्हारे साथ सफिशिएंट कॉज है, सुनने में भी अजीब लगता है नहीं, तब तो यार तुम ही कॉज हो इसका मतलब। जैसे कोई बोला 20 साल तक बीमार था, हाँ यार ये तो गजब है, बड़ा भयंकर हो यार तुम जिंदा ही क्यों हो? समझे? आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन तुमने देखा होगा अपील और एप्लीकेशन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। जैसे सेबी के खिलाफ अपील करना है सैट में 45 डेज, बताइए 45 डेज तो ऐसे निकल जाएगा। जैसे जहां सेबी ने ऑर्डर दिया, इधर देखिए सेबी ने ऑर्डर दिया 25 करोड़ का पेनल्टी लगाते हैं आप पर, सुन के ही सामने वाला हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के बाद कॉमा, फुल स्टॉप लगते लगते होने में 2 साल लग गया। तो बताओ 45 डेज में जाएगा कि 2 साल में जाएगा? हाँ लेकिन 2 साल के बाद जब जाएगा तो बताएगा ना ये सब हुआ, कि सर सेबी ने जब ऐसा बोला 25 करोड़, सर मैं पूरा गांव बेच दूंगा तो 25 करोड़ नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? तो वो सफिशिएंट कॉज हुआ। लेकिन मान लीजिए वो सूट था और सूट में लिखा हुआ था कि 20 साल में केस कर सकते हैं, तो सर 20 साल तक मुझे हार्ट अटैक आता रहा। तो कहा तुम वही हो जिसको पेट में हार्ट अटैक आता है। कहां कहां हार्ट अटैक आया? तो सर पेट में आया, कंधे में हार्ट अटैक आया। इसका मतलब तुम बेवकूफ बना रहा है। अरे सफिशिएंट कॉज 20 साल तक कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है। तो अपील एंड एप्लीकेशन में क्या होता है, वेरी शॉर्ट लिमिटेशन पीरियड होता है, इसलिए वहां मुझे लगता है सफिशिएंट कॉज चलेगा। लेकिन सूट में मुझे नहीं लगता है कि सफिशिएंट कॉज की जरूरत है। बाकी होने के लिए देखिए भाई, फिर वही बोलता हूँ, कोर्ट के पास हमेशा ही पावर होता है। हो सकता है सूट में कहीं 3 ही साल का लिमिटेशन पीरियड हो, और सच में कोई बेचारा 3 साल तो कॉमा में रहा, तो कोर्ट के पास तो ओपन एंडेड पावर होता है, वो तुम्हारा केस कभी भी ले सकता है। लेकिन जो सेक्शन में लिखा वो मैंने बता दिया। सेक्शन 5 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब है? जब सफिशिएंट कॉज साबित हो, और सफिशिएंट कॉज वाला कहानी तुमको सिर्फ अपील और एप्लीकेशन में मिलेगा, सूट में नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? अब सारा का सारा बच्चा पूछेगा सफिशिएंट कॉज होता क्या है, तो सफिशिएंट कॉज का दुनिया में कभी कोई डेफिनेशन हो ही नहीं सकता। क्या लिमिटेशन एक्ट में सफिशिएंट कॉज डिफाइंड है? क्या बोल ही नहीं रहा कोई। चलिए इधर देखिए, लेकिन साफ साफ लिखा है कि सफिशिएंट कॉज डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। अलग अलग केस के अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सुनिए, लेकिन एक बात जरूर है कि यह समझाने की जरूरत है कि इट मस्ट बी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ पार्टी। मतलब आपके कंट्रोल से बाहर है तो हम उसको सफिशिएंट समझ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। अरे क्लियर है ना? फॉर एग्जाम्पल सुनिए आप, इसमें कोई पुराना बच्चा सभी बैठा हुआ, अच्छा लगता है, पुराने बच्चे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे से जुड़े हुए हैं, कम से कम यूट्यूबर्स उसको बिगाड़ नहीं पाया अभी तक, वो मेरे साथ ही जुड़ा है अभी तक। उनको मालूम होगा, इसके पिछले के पिछले में मुझे याद नहीं है, मेरे पैर में थोड़ा सा वो मैं बताया था आपको, बर्न हो गया था, जल गया था पैर, लेकिन मैं फिर भी क्लास आता था। अब मैं स्कूटी से आता था, उसी से मैंने स्कूटी खरीदा था, हाँ, और हाफ पैंट में भी आता, उसको यही याद है ना, मैं हाफ पैंट में भी आता था। ये वीडियो यहाँ चलता भी है, देखिएगा। तो देखो, अगर मैं ये बोलता कि मेरा पैर जल गया है, तो जल गया तो चलो, जल गया का मतलब उतना नहीं जल गया था, लेकिन एक एरिया इतना दूर का वो बर्न हो गया था, तो स्किन जल जाता है। फिर भी मैं चल फिर तो सकता था, थोड़े दर्द से चल सकता था, मैं फुल पैंट नहीं पहन सकता था क्योंकि वो पैंट रगड़ता उस पर तो मुझे और दर्द होता, पर हाफ पैंट पहन के मैं आ सकता था, तो आया। तो अगर मैं वो कॉज बना के बैठ जाता घर में कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा पैर जला हुआ है, तो ये सफिशिएंट कॉज नहीं होता। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। लेकिन ऑडिटोरियम का जिस हिसाब से ये लोग लगा हुआ है, मेरा कॉम्पिटिटर सब मुझे बर्बाद करने में, माउन चलो सफल हो जाए, ऑडिटोरियम का लाइट कटवा दें, ठीक है? क्या कटवा दें? लाइट कटवा दें। सुनो पहले बात सुनो, लाइट कटवा दें, तो ये सफिशिएंट कॉज हुआ ना। अब मैं क्या बोलूंगा, बिना लाइट का कैसे पढ़ाऊंगा? मान लीजिए बिना लाइट का यहाँ के बच्चों को मैं कैंडल लाइट पढ़ाई करवा दूं, लेकिन फिर D2H का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आप बात नहीं समझ रहे हो। वो वीडियो रिकॉर्ड कैसे होगा? आप समझ रहे हो? तो हर केस के लिए हर कारण सफिशिएंट नहीं हो सकता, है कि नहीं?
तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग कारण क्या हो सकता है, सफिशिएंट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं, आप बोलोगे सर जनरेटर लगा लेते, मान लो जनरेटर में लगा लेता, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से जनरेटर भी मना किया हुआ। दिल्ली तो ऐसा जगह है ना, आने वाले समय में सांस लेगो ना उसका भी गिनती करके तुम रिपोर्ट बना कर रखना पड़ेगा, जो हाल ही लोग किया है। अभी सुना मैंने, मैं एक दुकान पे गया कुछ खरीदने के लिए, मैं नॉनवेज ठीक ठाक खाता हूँ, तो एक बार मैं वो तंदूरी वाला कुछ लेने गया कि वो तंदूर पे चढ़ाते हैं ना वो सेका हुआ करके ऐसा, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये तंदूर वाला जो है सो आप मुझे दो, तो बोला कि सर मैं क्या बताऊं, मैं बनाता बड़ा अच्छा था, पर दिल्ली में तंदूर लगाने का अलग से परमिशन लेना पड़ता है और उसके लिए 40,000 रुपये का फीस है। अब मेरा दुकान ही 4 लाख का है, तो 4 लाख के दुकान में सिर्फ 40,000 रुपये लगाऊंगा तंदूर लगाने में, तो ये तो औकात से बाहर हो गया ना सर। आप बताइए, ये अजीब बात है कि नहीं। यहाँ मतलब तंदूर लगाने के लिए अलग से यहाँ परमिशन चाहिए, मतलब ये लोग हद कर चुके हैं, आप समझ लीजिए। मतलब अगर या तो आप लाइसेंस फूड का दे रहे हैं तो वो कैसे भी बनाएगा ना, अब तंदूर लगाने का, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है, उनका मानना ही है। बताइए उससे पॉल्यूशन होता है? मुझे नहीं पता भाई, तुम ही हो क्या एमसीडी वाली हैं? ये बोल रही है होता है, तंदूर से पॉल्यूशन होता है असल में। ये कहानी क्या, तंदूर को लेकर क्या कहानी है? अच्छा सुनो, दूसरा एक गन्ने का जूस हम लोग गर्मी के मौसम में पीना पसंद करते हैं, सुना है उसके लिए भी, उस पर भी रोक था। हाँ, एक समय में दिल्ली में मना हो गया था, तो लोग नोएडा जाके पी के आते थे। नहीं पता आपको? आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा। गन्ने का जो वो मशीन ही वो लेके आते हैं, ऐसे ऐसे निकालते हैं, है ना, जूस कम देते हैं, उसमें आइस ज़्यादा डाल देते हैं, है ना, वो पानी पूरा भर देते हैं, यही ना। तो सुनिए, यहाँ बहुत कानून है, दिल्ली में बहुत कानून है, इतना कानून है, और कानून का एप्लीकेशन नहीं है। पैसा दीजिए कानून तोड़ दीजिए, खुलेआम पैसा दीजिए कानून तोड़ दीजिए, और यही लोग आएंगे और आपको बता के जाएंगे कि इतना पैसा दे दो चले। ये आप लोग को मालूम होगा। अभी तो मैं सुन रहा हूँ, मुझे लगा था किसी कोचिंग वाले को परेशान कर रहे हैं, सुना घर वाले को भी परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे एक स्टाफ बता रही थी कि सर हमारे घर पे भी आ गया है, और वो बिजली चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है, पानी का मीटर चेक कर रहा है, अभी पूरा चेकिंग चल रहा है इन लोगों का। हुआ है क्या? अभी हर जगह चेकिंग, इनको मार्च क्लोजिंग है, ये बहुतों को क्लोज करके जाएंगे, क्योंकि इनको अपने आप को किस में दिखाना है, प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में फिर भी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि पैसा तो वो लेके जा रहा है। ये कहानी। तो सुनिए, सफिशिएंट कॉज, अब मैं जनरेटर लगा लेता, तुम बोलते सर जनरेटर लगा लीजिए आप, मालूम चला वो पॉल्यूशन वाला कहा है, जनरेटर लगा नहीं दूंगा। जानते हो जनरेटर से पॉल्यूशन होता है? नहीं मालूम है आपको ये बात? दिल्ली में जनरेटर लगाना भी मुश्किल है। हम लोग यहाँ तो जहीं तहीं छत के ऊपर जनरेटर लगा के चलाते रहते हैं, और कोई कुछ नहीं बोलता। धुआं इतना कि कुछ बच्चे सूंघने जाते, मरा मजा आ रहा है ना? अच्छा नहीं, बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों को उसका भी वो स्मेल पसंद आता है, प्लीज। जनरेटर का भी कुछ लोगों को पसंद आता है। अच्छा, कुछ लोगों को ट्रक और बस से जो निकलता है ना अरे अरे सच में, ये देखो ये लोगों, कुछ लोगों को अच्छा लगता है ना? मच्छर, अच्छा ये अपना बता रहा है सर, वो मच्छर मारने वाला धुआं आता है, मुझे मार है, बढ़िया लगता है। अच्छा, कितने लोगों को मच्छर मारने वाला अच्छा लगता है? धुआं जो नीचे करके जाते हैं वो, एक को तो अच्छा सेंटेड होता है, अच्छा होता है, मतलब मच्छर को भी अच्छी मौत देना है। कैसे मर गया, ये कहानी। अच्छा, अभी मच्छर उच्छर कहानी नहीं, वो एकदम पूरा धुआं एक साइकिल पे, बताइए दिल्ली में साइकिल पे लेके चलता है, देखा होगा तुमने। अच्छा, वो धुआं नीचे के फ्लोर पे रहता है, नीचे का फ्लोर का सारा मच्छर ऊपर वाले फ्लोर में आ जाता है, कहता है सेफ पोजीशन आ जाओ, ये कहानी। तो सफिशिएंट कॉज का डेफिनेशन दुनिया में नहीं हो सकता, हर सर्कमस्टांसेस के लिए अलग अलग कॉज सफिशिएंट हो सकता है। एक एग्जांपल, एक ट्रक चलाने वाला आदमी पूरे बॉडी से सही है, पर उसको आई फ्लू हुआ है। आप उसका एक मात्र आई फ्लू होना, वो ट्रक चलाना उसके बियॉन्ड द कंट्रोल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए आप? अरे नहीं हुआ। हाँ, बहुत बार सिर्फ आई फ्लू होना बहुत सी चीजों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। आप समझिए, जैसे मालूम चला किसी को कोई ऐसा काम करना है, जैसे बाजार जाना है, घूमना फिरना है, चश्मा लगा के जा सकता, आ सकता है। लेकिन आई फ्लू में क्या होता है, आंखों के अंदर इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, वो ट्रक नहीं चला सकता है, वो ड्राइवर के लिए इनकैपेबिलिटी। किसी का हाथ जल जाना, एक हाथ हैंडीकैप्ड हो जाना, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्लास में आके सुन तो सकता है, वो सफिशिएंट कॉज नहीं है।
पर ट्रक चलाने वाले के लिए एक हाथ भी खराब हो जाना उसके लिए सफिशिएंट कॉज है, बियॉन्ड द कंट्रोल हो गए। एक वजह किसी दूसरे सर्कमस्टांसेस में सफिशिएंट हो सकता है, वही वजह किसी और सिचुएशन में सफिशिएंट नहीं हो सकता। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कोर्ट कि कोर्ट उसको सफिशिएंट समझता है या नहीं। क्लियर है? आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इनको सफिशिएंट समझा गया था। पहला बताओ कौन? रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिससे अपीलेंट या उसका वकील मिसलीड हो गया और उसने बेचारे ने क्या फाइल नहीं किया? अपील फाइल नहीं किया। तो जब उससे पूछा गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तुम अपील करने इतने दिन के अंदर क्यों नहीं आए, तो कहा सर हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमें लगा कि शायद हम अपील कर ही नहीं सकते। उससे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए, है ना, यूपी बिहार के भाषा में कंफ्यूजिया गए। क्या हो गए? कंफ्यूजिया गए कि हाँ कि हमें अपील करना भी है या नहीं। तो ये चलेगा, ये सफिशिएंट कॉज है। अगला, ये मिस्टेक किसने किया है? काउंसिल, मतलब तुम्हारे वकील का है। एक बात बताइए, एक आम आदमी पूरा किस पर डिपेंडेंट होता है? वकील पे। जो वकील बोलता है वही समझता है। अगला, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? उसके बाद अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ ही नहीं समझ पाए। सुनिए, ऐसे मालूम चला शेयरवेयर का केस है। किसका केस है? शेयर्स। ये तो सेबी में जाना चाहिए या आरओसी में जाना चाहिए। अब तुम मालूम चला पिछले 50 दिन से ककरडुमा कोर्ट में लगे हुए, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ है कि नहीं है ना? तो यार मिस्टेक ऑफ लॉ अलग होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ अलग होता है। इग्नोरेंस का मतलब तुम कहीं गए ही नहीं, तो ये तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। तुम कोर्ट में बोले सर 50 दिन के अंदर अपील करना था, मैं ककरडुमा कोर्ट में घुस रहा था, मुझे लगा वही होगा, मुझे नहीं पता था कि शेयर्स का केस कहाँ जाता है, सेबी और आरओसी में। लेकिन सर इग्नोरेंस नहीं है, मैं तो अपील कर रहा था, वो अलग बात है, गलत जगह अपील कर गया था, तो सर अब मुझे यहाँ अपील करने दिया जाए। तो ये सफिशिएंट कॉज हो सकता है। अगला, सीरियस इलनेस, कोई आदमी जेल में था, कहा सर मैं आ ही रहा था केस करने, ईडी का ऑफिसर उठा के ले गया। ईडी का ऑफिसर उठा के ले गया, कहां लेके गया मुझे नहीं पता है सर, तो मैं नहीं कर पाया। तो क्या ये सब सफिशिएंट कॉज है? यस। भयंकर अच्छा, इलनेस नॉर्मल वाला, वो मतलब डोलो 650 खा के ठीक हो सकते थे। डोलो 650 तो एकदम गजब ही पॉपुलर हो गया कोरोना के बाद। तो एक बाबा देखा सर थोड़ा सा ना सिर दर्द कर रहा था, इस वजह से नहीं आया। क्या कितने दिन तक सिर दर्द कर रहा था? डेली 1 घंटा होता था, 1 साल से आपके पास नहीं आया। आपको लगता है सफिशिएंट कॉज है? अच्छा, वो कोमा में चला गया था सर, फुल स्टॉप लगते लगते बचा हूं, तो ये है ये। चलो हेडिंग बोलो। किसका एक्सेप्शन? बोल ही नहीं रहा कोई। एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5। अच्छा, सेक्शन 5 का एक्सेप्शन होने का मतलब सफिशिएंट कॉज होने के बावजूद, सफिशिएंट कॉज होने के बावजूद भी एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। यही हुआ ना? अरे यही हुआ ना, है ना? आइए, पहला ये है तुम्हारा ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। ये पढ़ेंगे सीपीसी में, आपसे भी याद करके छोड़ दो। बोलो कौन सा ऑर्डर नंबर? 21। एक्चुअली ये वो ऑर्डर है, बता ही देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ डिफेंडेंट को डिफेंस का ही मौका नहीं दिया था। तुम लोगों को बताऊंगा, मैं वहाँ पढ़ाऊंगा। समरी ट्रायल होता है, समरी प्रोसीजर होता है, पढ़ाऊंगा। वहाँ डिफेंडेंट के पास डिफेंस करने का मौका ही नहीं, है ना? खैर वहाँ पढ़ेंगे, छोड़ो ना। सीपीसी जब चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे ना, कोर्स भरपूर है, चिंता क्या करना। अगला बताया था सूट के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, बताया था ना? अच्छा, सूट पे क्यों नहीं अप्लाई होता है, इसके पीछे रीजन लिखा हुआ, पढ़ो। जो नहीं पढ़ रहा हूं महा बेवकूफ। जो मैंने बोला था वही लिखा हुआ है कि सूट में जो ऑर्डिनरी पीरियड है वही बहुत ज्यादा है। देखो कहां से कहां पहुंचा दिया, 3 साल से शुरू करके 12 तक। अरे 12, तुम इस चैप्टर के लास्ट में जाओ, 20-20 साल है। तुम जाके देखना तो चैप्टर के लास्ट में तुम देखना, वहां पे बताया होगा पीरियड ऑफ लिमिटेशन अलग अलग के लिए अलग अलग। उसमें कहीं कहीं जाओगे तो 20-20 साल तक पहुंचाया हुआ है, 20-30 भी है। बताइए, नहीं मिला है लोग को। अच्छा, लेकिन अपील और एप्लीकेशन के लिए आपको लगता है सालों में? साल भी नहीं देता है लोग, मतलब बहुत हुआ मंथ में। क्या है? देखो लिखा है 6 मंथ से ज़्यादा बढ़ता जनरली नहीं है। तो इसलिए अपील और एप्लीकेशन में तो चलो सेक्शन 5 वाली नौबत आ सकती है, पर सूट में सेक्शन 5 वाली नौबत आ नहीं सकती। क्लियर है?
चलिए हेडिंग बोलो अगला। अरे बोल ही नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, लिखो लीगल डिसेबिलिटी। अब इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये 4 सेक्शन लगातार चलते हैं, 6 7 8 9, 6 7 8 9, आगे देखो 9 आ रहा हो। नहीं 9 नहीं है, हाँ 6 7 8 एक तरफ है, 9 एक तरफ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ठीक है। एकदम आराम से समझना है, आराम से सुनना, ठीक। चलिए एक काम करो, 3 लाइन पढ़ जाओ। पढ़ा? चलिए एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। काउंटिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एक बार काउंटिंग स्टार्ट हो गई तो चलता रहेगा वो। ये कहां से होगा? फ्रॉम। अगर सेक्शन 3 वाला केस चल रहा है, जनरल रूल, तो बताओ तो कहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है? फ्रॉम द डेट, अच्छा फ्रॉम तो ऊपर लिखा ही हुआ ना, या छोड़ो यहां इधर ले देता हूं। फ्रॉम द डेट, बोलो कौन? ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन हैड अराइजन, यही है। लेकिन अगर ये केस सेक्शन नंबर 6 7 8 का है तो फिर याद रखना कॉज ऑफ एक्शन से नहीं अराइज होगा। देखिए फ्रॉम द डेट ऑन विच लीगल डिसेबिलिटी सीजेस, सीजेस का मतलब खत्म होना। पहले इसको उतार लो फिर समझाऊंगा। COA का मतलब, हाँ कौआ कौआ बोलने लगता है सब। COA कोआ, कॉज ऑफ एक्शन। कोमल बायबैक का काम हो रहा है ना? हो गया पूरा? बायबैक में चेंज आया है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को। सबसे बड़ा चेंज तो यही आया कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर का नाम करके सेक्रेटरी ऑडिटर कर दिया। स्टैच्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? CA। सेक्रेटरी ऑडिटर कौन होता है? CS। चलिए हटाऊं क्या? लिख लिया? चलो पहले थ्योरेटिकली समझ में आ गया तुम्हें? सुनिए, जनरल रूल क्या होता है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां से गिनती शुरू होती है। लेकिन यहाँ एक फैसिलिटी है, एक्चुअली सेक्शन 6 7 8 ना फैसिलिटी है। फैसिलिटी ये है कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ वहां से नहीं गिनेंगे, जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई वहां से गिनेंगे। तो इसका मतलब जिसके साथ लीगल डिसेबिलिटी हुई थी उसको एक फैसिलिटी दी गई है। अरे फैसिलिटी है ना यार। अगर काउंटिंग देरी से होगा तो लिमिटेशन पीरियड भी बाद में जाके खत्म होगा, तो इसका मतलब प्लेंटिफ के पास ज्यादा टाइम रहेगा केस करने का। नहीं समझ रहा है ये लोग। चलो कि एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। आ जाओ पहले सेक्शन 6 पढ़ लीजिए, पहले बस ये पढ़ लीजिए, सेक्शन 6 पढ़िए। अगर किसी पर्सन का मतलब हमेशा प्लेंटिफ ही होगा। क्यों होगा प्लेंटिफ? अरे ये एक्टिव प्लेंटिफ पे लगता है, डिफेंडेंट से क्या मतलब इस एक्ट को? अगर प्लेंटिफ के पास क्या है?
लीगल डिसेबिलिटी, तो लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग कब से शुरू होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी। आप मुझे बस इतना बता दो, लीगल डिसेबिलिटी होता क्या है? हाँ, माइनर है तो लीगल डिसेबिलिटी है। माइनर का मतलब गोलू, अरे 18 साल से कम, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तुम लोग, है ना, ये है। लुनैटिक, ड्रंकर्ड, इंसॉल्वेंट, ये सब क्या होता है एग्जैक्टली? लीगल डिसेबिलिटी। ठीक है, आ जाओ इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक केस बनाता हूं लीगल डिसेबिलिटी वाला। पहले सेक्शन 6 में, पहले तो सेक्शन 3 आएगा, आने दो, कोई दिक्कत? क्या ये जनरल रूल लिखा मैंने? अरे जनरल रूल यही था ना, देख लो। अगर मैं, ये सेक्शन 3 का चार्ट है, अब मैं सेक्शन 6 का चार्ट इसमें ठूसूंगा, क्या करूंगा? ठूसूंगा। अरे इधर देखिए, जो बात कर रहा है ना, मतलब सच में यार मानना पड़ेगा, आज ये सारा बात याद नहीं आएगा और रिजल्ट के दिन याद आएगा। चलिए अब मैं इसमें सेक्शन 6 डाल रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से सुनना, इस आदमी को लीगल डिसेबिलिटी यहां हुई, यहां होने का मतलब है कि 2011 से पहले ही वो पागल हो गया। ये देखो यहां पर लीगल डिसेबिलिटी, ये काला रंग का जो आ रहा है वो क्या है? लीगल डिसेबिलिटी। इससे आपको एक बात समझने की जरूरत है। मान लीजिए 1 जनवरी 2011 को कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना है, लेकिन वो 2010 में ही, मान लो जून में वो पागल हो गया। तो जब वो पागल हो गया तो उसको 1 जनवरी 2011 को पता ही नहीं चला कि मेरा राइट अफेक्ट हुआ। नहीं समझे? 1 जनवरी 2011 आया, इस बच्ची को मुझे पैसा लौटाना था, पर मैं अगर सही दिमाग का होता तो मैं समझता कि इसको पैसा लौटाना है और इसने पैसा नहीं लौटाया, तो मैं केस करता या सोचता। पर ये सब तब होता जब मेरा माइंड सही होता। उससे बहुत पहले मैं पागल हो चुका हूं, एग्जाम्पल है, उससे पहले ही मैं क्या हो चुका हूं? पागल हो चुका हूं। तो मुझे 1 जनवरी 2011 को ये समझ में नहीं आया कि मेरा राइट भी अफेक्ट हुआ है। तो भाई जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं एक्शन के बारे में नहीं सोचूंगा ना। तो सुनिए, मेरा पागलपन यहां तक चला है और यहां पर जाके पागलपन खत्म हुआ। तो आप बताइए, जहां पागलपन खत्म हुआ, मान लो ये 2013 में खत्म हुआ, तो 2013 में जहां खत्म हुआ मुझे याद आ रहे, मुझे किसी से पैसा लेना था, इससे पूछा पैसा दी तुम? कहे नहीं दी। तो कहा यार ये तो गलत किया तुमने, तुम्हें 2011 में पैसा दे देना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं दिया अभी तक? अब केस करूंगा। तो अब मेरे माइंड में आया केस करूंगा। तो आपको नहीं लगता कि मुझे यहां से 3 साल और मिलना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है लोग का? तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए आप। अगर किसी को लीगल डिसेबिलिटी हो, क्या हो? लीगल डिसेबिलिटी, तो क्या कॉज ऑफ एक्शन से गिनोगे 3 साल, या जिस दिन उसका लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुआ वहां से गिनोगे? हाँ चलो, लीगल डिसेबिलिटी वाला बात तो तुम लोग एकदम समझ गए कि रिलेट करता है तुम लोगों से। आइए यहां लिखिए, लीगल डिसेबिलिटी स्टार्ट, और यहां पे क्या हुआ है? लीगल डिसेबिलिटी सीजेस। तो बताइए लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग मैंने कब से करवाया? स्टार्ट से, सीजेस से, कॉज ऑफ एक्शन से? सीजेज। जब लीगल डिसेबिलिटी सीज होगा तभी काउंटिंग स्टार्ट होगी, तब तक काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि बेचारे को खुद ही फील नहीं हो रहा है कि उसके साथ गलत हुआ। पहले उसको फील तो होने दो यार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताइए। इसी में एक और एग्जांपल, भाई जो डेट मैं दिखा रहा हूं लीगल डिसेबिलिटी स्टार्ट, उस दिन वो आदमी 17 साल का था। तो 17 साल के आदमी को थोड़ी समझ में आता है कि उसका राइट अफेक्ट हुआ है ना। मतलब जनरली लॉ ये समझता है, ऐसे तो 17 साल वाले को बहुत कुछ समझ में आता है आजकल, है ना। 17 साल में तो एकदम पूरा एक परिवार तैयार कर लेते हैं। सुनिए, तो जो मैं बता रहा हूं, लेकिन लॉ को यही लगता है कि 18 साल तक लोग कुछ समझते नहीं है, ऐसा समझता है लोग। इस क्लास में कितने लोग माइनर हैं? देखो कहीं से लग रहा है लोग माइनर है, एक बड़ा से बड़ा कांड करने के लिए तैयार है ये लोग, है कि नहीं। चलिए खैर मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, तो जब तक वो 18 साल का हो नहीं जाएगा तब तक उसकी लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट नहीं हो। आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो सेक्शन 6 समझ में आ गया। चलो अब सेक्शन नंबर, एकदम शांत रहिएगा, इधर देखिए, सेक्शन नंबर 7 पढ़िए अब आप। अच्छा रुक जाओ, एक बार और रुक जाओ, थोड़ा लाइन बाय लाइन भी पढ़ लेना। सेक्शन 6 तुमने पढ़ लिया था, तो अभी यहाँ पर देखो लिखा हुआ, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस दिन आप क्या थे?
तो याद रखिएगा, जिस दिन तुम क्या बन जाओगे, मेजर, वहां से एक तुम्हें मिलेगा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एग्जाम्पल, बाकी अपने हम लोग जो एग्जाम्पल लिए तो पागल वाला लिए थे, इन्होंने जो लिखा वो कौन वाला लिखा है, माइनर वाला। अच्छा एक बात और, एक आदमी, सुनो इधर सुनो, एक केस ले लेता हूं। एक आदमी यहां पे माइनर था, यहां पे क्या था, माइनर था, यहां पे वो मेजर बना, लेकिन मेजर बनते पागल हो गए। मतलब वो काटा ना केक, 18 साल का, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस केक उठाया, अपने पिताजी के मुंह पर रगड़ दिया पकड़ के। तो इसका मतलब मतलब पापा को बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे बोल दिया। तो आप मुझे बताइए, तो एक उसका लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुआ, लेकिन दूसरा पागलपन वाला शुरू हो गया, और पागलपन वाला यहां आके खत्म हुआ, इलाज कराया उनके माता पिता ने तो यहां खत्म हुआ। तो आप बताओ कहां से काउंटिंग होगी, नहीं ब्लू वाले से कि काले वाले से, ब्लू वाले से। तुम देखो, तुम समझे नहीं, अभी तुम लाइन पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा। तुम पढ़ो, एक बॉक्स में लाइन दिया तुम लोग, ये देखो, इन केस ऑफ अ पर्सन विद सेवरल डिसेबिलिटी, मतलब एक नहीं था, मोर देन वन, मोर देन वन। तो याद रखना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां से स्टार्ट होगा जिस दिन सारी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहले माइनर होना उसका डिसेबिलिटी था, बाद में पागल हो जाना उसका क्या था। तो जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब वो पूरे तरीके से माइंड में आ जाए और उसको ये बात फील हो जाए कि मेरे साथ गलत हुआ है, तभी लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिया केक वाला, तो कुछ लोगों ने अपने से रिलेट किया कि हमने ऐसा ही किया था तुम लोगों ने। बच्चे बड़े मासूम होते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे फ्लैट के बगल में एक जेलर साहब हैं पटना में, वो जेलर साहब हैं, तो जेलर साहब के 2-3 बच्चे हैं, तो उसमें से उनकी छोटी सी बेटी है, तो उसका बर्थडे हम लोग मनाने गए रात 12 बजे। ठीक है, तो वो अंदर सोई हुई थी, तो एकाएक बच्चा तो सोता है गजब, वो अलग ही दुनिया में रहता है। कहता बच्चा जब सोता है तो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। और हम लोग जब सोते हैं तो अजीब अजीब सपने आते हैं, सर हम कहीं और कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो तुम भगवान से कनेक्ट नहीं होते फिर, इसलिए बच्चे को भगवान कहा गया, तुम लोग को नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, वो आधा आंख मिचते हुए ऐसे उसके सामने केक रखा गया, केक काटी, काट के खुद ही खा ली मुझे वो सीन याद है, उसकी मम्मी मुंह खोल के ये मुझे खिलाएगी, वो आराम से काटी और सो गई। मतलब उसको सुबह में पता नहीं था कि क्या हुआ है, उसको आधे नींद में सब कुछ हो गया, उसका काट दिया गया। माता पिता तो हैप्पी बर्थडे आउट है। तो तुम लोग ऐसे कभी किए हो कि केक काट के खुद ही खा ली हो? नहीं, अरे बच्चे कर जाते हैं, उसको आधा नींद में क्या पता था, वो उसको देख के मैं इतना हंसा कि मैं क्या बताऊं। आइए सेक्शन नंबर 7, आप एक बार सेक्शन नंबर 7 पढ़ जाइए बस। कंकरेंस का मतलब होता है कंसेंट। पढ़ो, कंकरेंस का मतलब कंसेंट। अब मैं किसी भी बच्चे को उठा के पूछूंगा अभी, कि वो इसका क्या इंटरप्रिटेशन लिया सेक्शन 7 का। चलिए पढ़ लिया, चलो अब एक एग्जाम्पल लेता हूं, तुमको आंसर बताना है। ठीक है, देखना ध्यान से सुनिएगा। क्या नाम है आपका? प्लस आपका क्या नाम है? बगल में बैठी है रुचि। ये लो, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। माही प्लस रुचि ने मेरे से लोन लिया, CS नितेश कुमार जायसवाल, या उल्टा बोलते हैं प्लेंटिफ, तो इन दोनों को बनाना पड़ेगा ना। इन दोनों ने मिल के मुझे लोन दिया। ठीक है, तो ये दोनों कौन हो गई? क्रेडिटर। ठीक है, और मैं कौन हो गया? डेटर। 1 साल के बाद पैसा लौटाना था मुझे, मैंने पैसा नहीं लौटाया, तो ये दोनों मेरे पे केस कर सकती है। लेकिन इसमें से माही, इससे पहले कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता,
पागल हो गई। लेकिन रुचि जो है वो एकदम सही है। अब आप ये बात बताइए कि सेक्शन 6 का बेनिफिट दोगे या सेक्शन 3 के हिसाब से चलेगा? सेक्शन 6 का बेनिफिट देने का मतलब है कि अब पहले माही का पागलपन खत्म होगा, उसके बाद ही केस होगा। सेक्शन 3 लगेगा कि सेक्शन 6 लगेगा? अगर सेक्शन 6 बोल रहे हो तो फिर माही के पागलपन का खत्म होने का इंतजार करेंगे, और अगर सेक्शन 3 बोल रहे हो तो सर इसके पागलपन से कोई असर ही नहीं पड़ेगा, रुचि केस कर देगी अकेले। अगर रुचि अकेले केस कर सकती होगी तो सेक्शन 3 के हिसाब से हो जाएगा, है ना, कॉज ऑफ एक्शन से ही हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि क्या तुम पढ़ के क्या देखे हो? सेक्शन 6 लगेगा कि नहीं लगेगा? कितने लोग बोले सेक्शन 6 का बेनिफिट मिलेगा सर, और कितने लोग बोले सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा? बाकी लोग का हम खुद ही पागल हैं, क्या समझेंगे? द आंसर इज कंडीशनल आंसर है। क्या है? कंडीशनल आंसर है। इस केस में क्या होगा सो सुनो। इस केस में यहां लिख देता हूं, इसमें कंकरेंस वर्ड लिखा हुआ था, है ना, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, यही केस तुम लोग बना लेना और यही तुम लिख लेना। लिखिए, इफ फॉर फाइलिंग द सूट, इफ फॉर फाइलिंग द सूट के लिए तो खैर लगता ही नहीं है ना, तुमको मालूम होगा सेक्शन 6, 7, 8 में भी लिखा है कि सूट पे नहीं लगता। इफ फॉर फाइलिंग द, मान लो अपील, दो चीजें हैं, माही कंसेंट इज नेसेसरी, माही कंसेंट इज नेसेसरी। देखो अगर माही का कंसेंट जरूरी है तब तो माही का सही होना का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? तो सेक्शन 6 अप्लाई होगा। अरे अप्लाई होगा ना, तो तुमको अब माही का कंसेंट जरूरी है ना केस करने के लिए, तो माही का कंसेंट जरूरी, कॉन्करेंस वर्ड था, कॉन्करेंस, कंसेंट लिखवाया मैंने। अरे कॉन्करेंस को कंसेंट नहीं लिखवाया तुम्हें? इफ माही कंसेंट इज नेसेसरी, तो भाई अब माही को पहले ठीक होने दो, तभी लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो सेक्शन 6 लग गया। लेकिन मान लीजिए माही और रुचि में के साथ जो मेरा लोन एग्रीमेंट हुआ उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि दोनों में से कोई भी केस कर सकता है, तो फिर माही का कंसेंट जरूरी नहीं है, रुचि अकेले केस कर सकती है, तो रुचि तो पर्सन ऑफ साउंड माइंड है कि नहीं? तो याद रखना, माही, बोलो क्या लिखूं? माही कंसेंट नॉट नेसेसरी। अब बोलो तब क्या होगा? तो सेक्शन 3 लग जाएगा, है ना। और कौन केस कर देगी? रुचि अलोन विल प्रेफर द अपील ना, विल प्रेफर द अपील। ये बात समझ में आई कि नहीं पहले बताओ आप। तो सेक्शन 7 का आंसर कंडीशनल है। आपको ये देखना पड़ेगा जिसके साथ लीगल डिसेबिलिटी हुई है क्या उसका कॉन्करेंस जरूरी है या नहीं। अगर उसका कॉन्करेंस जरूरी नहीं है तो नॉर्मल रह गया ना, ये क्या रह गया? नॉर्मल। लेकिन अगर उसका कॉन्करेंस जरूरी है तो इंतजार करो भाई, पहले उसको सही होने दो। यही है ना? चलो उतारो। अब तुम्हें समझ में आया मैं क्यों हट गया वहां से? नहीं समझ में आया तुम्हें? D2H वाले को नहीं दिखता है, कभी कोई बच्चा D2H का क्लास लिया होगा तो उसको ये दुख समझ में आएगा, इसलिए मुझे हटना पड़ा है वहां से। मैं जब चलता हूं तो धरती हिलती है, देख रहे हो? का 1 क्विंटल का आदमी है? ये लिखा तुमने? क्या लिखा मैंने? बोलो। इफ फॉर फाइलिंग द अपील माही कंसेंट इज नेसेसरी, तो माही का ठीक होने का इंतजार करो भाई, सेक्शन 6 विल अप्लाई। एंड इफ माही कंसेंट इज नॉट नेसेसरी देन सेक्शन 3 लगेगा। एंड रुचि विल क्या? अच्छा, रुचि अलोन विल प्रेफर द अपील, ये लिखा हुआ है, ठीक। लिख लिया? गलत मत लिखा करो। बहुत सारे बच्चों का कभी कभी कॉपी चेक करता हूं तो गलत चार्ट उतार के रखता है वो लोग, तो गलत चार्ट उतार के रखेंगे तो सब खराब हो जाएगा ना।
चलिए केस बनाया था पहले, सीधा मत लिख देना, ये केस बनाना पड़ेगा पहले। माही प्लस रुचि ने मिलके क्या दिया, ज्वाइंट लोन दिया। क्या दिया, ज्वाइंट लोन दिया। तो ये ज्वाइंट क्रेडिटर हो गए, अरे नहीं हो गए, तो ज्वाइंट ज्वाइंट तुमने देखा सेक्शन 7 का ओपनिंग लाइन ही ज्वाइंट राइट है। तुम बुक नहीं लाई हो हैं? नो सर। अच्छा, जब बच्चा कुछ गलती किया रहता है तो बड़े प्यार से जवाब देता है, मैंने बुक लाई हो नो, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्यों नहीं लाई, थोड़ा बात करने का मन कर रहा है। कमनी लॉ की बुक लाई हो, अच्छा अच्छा ठीक। बाकी बच्चा जो दोनों बुक लाया तुम लोग बेवकूफ हो, हैं, पता चला तुम लोग को। अच्छा अच्छा, अगले बार से सब लाना, ठीक ठीक। इसको लग रहा हो भारी हो जाता है ना, ये तो है। एक्चुअली इसी के लिए दिक्कत हो जाएगा, एक्चुअली सारा चार्ट ना एक पेज पे उतार रही है, अब वो पेज से फिर से इसको कॉपी करना पड़ेगा कहाँ, बुक में। और ये गलती मत करना, ये पेज पे जो उतार रहे हो ना, ये पेज बाद में खो जाता है एग्जाम के टाइम में, इसलिए जहां पर है वहीं पर या तो इस पेज को स्टेपल कर देना तुम जाके लिमिटेशन एक्ट चैप्टर में, है ना। चलिए अब आइए सेक्शन नंबर 8। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल तो है, सेक्शन नंबर 8 को पूरा पढ़ जाओ। ये ऐसे पढ़ना है, ये लाइन ऊपर अलग है नीचे अलग। पढ़ लिया? कहा जब तक हम पढ़ते हैं ना आपको सोचने लगते हैं, है ना। मैं आजकल सोचने ज़्यादा लगा हूँ, सही बात है। कोई कैसे सोचता मालूम है, एक ही तरफ देखता रह जाएगा ऐसे। तुम लोग बहुत बार करते हो ऐसे, कोई करता दिखा ना मुझे, फिर मैं देखो मैं उसको अपने आप के बारे में सोचवाता हूँ। ये नया वर्ड है, कौन सा वर्ड है? अरे लोग कहते हैं ऐसा, है ना, घर में भी मम्मी पापा मत चिल्वाओ मेरे से। चिल्वाओ, चिल्वाओ एक वर्ड हम लोग अपना चिल्वाओ समझे, मतलब मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत करो। अब वो इतना गुस्से में कोई कैसे बोलेगा, तो मत चिल्वा, बस ये हालत है। आइए एक बात याद रखना, सेक्शन 6 आपको बेनिफिट देता है ना। क्या बेनिफिट देता है सर? एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है। कब से? जब लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती है तब से। लेकिन इन्होंने एक लिमिट लगा दिया, ये बोला कि अगर सेक्शन 6 का बेनिफिट लोगे ना तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो एक्सटेंड होगा नया वाला वो 3 ही साल होगा। तो कहा क्या दिक्कत है, जनरल भी 3 ना, बहुत बार जनरल 6 साल हो सकता है, तो 6 साल एक और 6 नहीं मिलेगा। मतलब एक्सटेंड अगर 6 की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो जो एक्सटेंड होगा वो सिर्फ 3 ही होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं पहले बताओ। जैसे तुम्हारा ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन था 6 साल, लेकिन सेक्शन 6 का बेनिफिट लोगे तो फिर से 6 साल नया नहीं मिलेगा, 3 साल मिलेगा। ये नहीं समझ, ये बात समझ रहे हो तुम? एक्सटेंशन अगर लोगे, अच्छा सेक्शन 6 में तुम एक्सटेंशन नहीं लेते हो, तुम क्या बोलते हो, सर सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन से मत शुरू कीजिए, जिस दिन मेरी लीगल डिसेबिलिटी खत्म हुई वहां से स्टार्ट कीजिए। तो कहा अच्छा वहां से स्टार्ट करवाना है, तो सेक्शन 6 का बेनिफिट लेना चाहते हो तो मैं 3 ही साल एक्सटेंड करूंगा। मतलब नया जो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा कितने साल का? 3 साल। पहले ये बात समझ में आए कि नहीं आए पहले बताओ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, रुको एग्जाम्पल लेता हूँ, सुनो। जैसे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और तुम्हारा जो ऑर्डिनरी पीरियड था वो 5 साल का था। कितने का था? 5 साल का। लेकिन तुम्हारा लीगल डिसेबिलिटी अराइज हो गया, लीगल डिसेबिलिटी यहाँ खत्म हुआ, तो तुम ये बोला तो तुम्हारा ऑर्डिनरी बोला तो यहीं खत्म हो गया था ना, सेक्शन 3 तो यहीं खत्म हो गया था। मुझे समझ नहीं रहा ये लोग। लेकिन सेक्शन 6 बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है कि जिस दिन लीगल डिसेबिलिटी खत्म हो इससे एक नया देंगे, तो नया जो दूंगा फिर 5 नहीं दूंगा, 3 ही दूंगा। मैं ये समझा रहा था, ये समझ में आया? क्लियर है ना? मतलब सेक्शन 6 का बेनिफिट लोगे तो बेनिफिट के वजह से कितना मिलेगा? सिर्फ 3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई पहले बताओ। चलो लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, ये हाउएवर पढ़ो अब। समझे? अब सुनो क्या, इधर देखना इधर देखना इधर देखना, बच्चा सब इधर देखो।
देखो इधर देखो, अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ पहले, सुनो। देखो ये पहले सेक्शन 3 है, अरे सेक्शन 3 का चार्ट है ना ये। सेक्शन 3 कहाँ खत्म हो रहा है? 2014 में ना। थोड़ा और पीछे जाता हूँ, रुको रुको रुको, इधर देखो इधर देखो, मान लो कि ऑर्डिनरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन ये होता 12 साल, मान लो, तो ये 11 से 12 2023 तक जाता। ये ऑर्डिनरी है, सेक्शन 3 वाला है। अरे ये ऑर्डिनरी है ना, ठीक है। अब सुनो, हो गया लीगल डिसेबिलिटी, क्या हो गया? यहां हुआ और यहां जाके खत्म हो गया, यहां जाके खत्म हो गया। जहां खत्म हुआ मान लो 2012 है, तो अगर तुम सेक्शन 6 का बेनिफिट लिए, चूंकि लीगल डिसेबिलिटी हुआ तो सेक्शन 6 का बेनिफिट चाहिए तुम्हें, तो तुम यहां से स्टार्ट कराओगे लिमिटेशन पीरियड अकाउंटिंग। पर सेक्शन 7 बोलता है कि सेक्शन 8 बोलता है मैक्सिमम 3 साल दूंगा, तो यहां से 3 साल जाएगा तो 2015 में खत्म हो जाएगा। तो सेक्शन 6 वाला बेनिफिट लेने के बावजूद 2015 में खत्म हो रहा है। अब मैं बेनिफिट ना लूँ तो 2023 तक जा रहा हूँ, तो क्या आप सेक्शन 6 का बेनिफिट छोड़ सकते हैं कि नहीं? चाहिए जा, मैं ऑर्डिनरी रहूँगा। बोल ही नहीं रहा कोई। जो आप लाइन पर हो, हाउएवर वाला लाइन पर हो, हाउएवर द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सेक्शन 3, ऑर्डिनरी का मतलब लिख देना सेक्शन 3। अरे सेक्शन 3 जनरल रूल है ना, तो ऑर्डिनरी का मतलब सेक्शन 3 हुआ ना। तो क्या लिखा है? ऑर्डिनरी पीरियड एक्सपायर हो रहा है बेनिफिट लेने के बावजूद भी बाद में, तो जो बाद वाला है वो अलाउड होगा। क्योंकि देखिए 6 आपको बेनिफिट देने के लिए आया है, एडवांटेज देने के लिए आया है, डिसएडवांटेज देने के लिए नहीं आया। अगर आपको नॉर्मल में ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा, आप जाइए नॉर्मल से जाइए। आप सेक्शन 6 तब यूज़ कीजिए जब आपको फायदा नजर आए। इस केस में फायदा नजर आ रहा है कि नुकसान नजर आ रहा है? नुकसान, क्योंकि तुम ऑर्डिनरी जाते तो कहाँ तक जाते? 2023 तक जाते। लेकिन सेक्शन 6 का बेनिफिट लेने के बाद सेक्शन 8 तो बोलता है मैं मैक्सिमम 3 साल बढ़ाऊंगा, तो 3 साल बढ़ाने के बावजूद भी वो बेचारा 2015 में खत्म हो रहा है। अब मैं अगर सेक्शन 6 का बेनिफिट ना लूँ तो 2023 तक जाऊंगा, तो मैं सेक्शन 3 में रहना चाहूँगा, क्यों जाऊँगा सेक्शन 6 में? नहीं समझ में आया। तो क्या ये अलाउड होगा या ज़बरदस्ती बेनिफिट देगा? नहीं, अब तो लेना पड़ेगा। लीगल डिसेबिलिटी और सेक्शन 6 लगाऊंगा, ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्ती बेनिफिट देगा क्या कि चॉइस है? मुझे लगता है समझ में आ गया तुम, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे को में होता है वो ज़्यादा देर फोकस नहीं रख पाते हैं। CSWT का बच्चा सब है, वो आधा 1 घंटा फोकस में रहता है, उसका फोकस बिगड़ने लगता है। अब मैं चेहरा देख के समझ जाता हूँ, ठीक है ना। अरे बहुत साल हो गया, तुम लोग चेहरा देख के समझ जाता हूँ, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वो आउट ऑफ रेंज हो चुके हैं, वो काफ़ी पहले ही मेरा साथ छोड़ चुके हैं। हो सकता है वो सेक्शन 6 में ही साथ छोड़ दिया, 7, 8 मैं अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती पढ़ा रहा हूँ उसको। तो आप लोग एक काम करना, गूगल ड्राइव की फैसिलिटी का इस्तेमाल अब करना। एक बार घर पे जाके रात में एक बार इस चैप्टर को × 2 के स्पीड पर फिर पढ़ना, और जहाँ जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है उसको × 1 का स्पीड कर देना, जहाँ लगे हमें समझ में आ गया × 2 का स्पीड कर देना। एक बार फिर से रीविजिट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, समझे। लेकिन इसके लिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। बस जहाँ खुद का मेहनत आता है बच्चा, हाँ ये तो नहीं होगा, बस हम सीधा बाहर जाके गाली देंगे सेक्शन 8 अच्छा नहीं पढ़ाया। आप रीविजिट कीजिए, आपको फायदा होगा, समझे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि मैं कुछ बच्चों का चेहरा देख के समझ रहा हूँ, कर हाँ हो रहा होगा कुछ, उसका इंप्रेशन ऐसा है, हाँ होता होगा कुछ, क्या करूँ, कुछ हो रहा होगा, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब आ जाओ सेक्शन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग। सेक्शन 9 बस 3 लाइन है, इसको अच्छे से पढ़ जाओ। इसको पढ़ लिया, टेक्निकल है, एक बार में समझ में नहीं आता ये, इसलिए तुम दोबारा पढ़ो। और इसी के ऊपर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसको भी पढ़ लेना साथ में, इसको इसी के साथ पढ़ना। क्या लिखा है नीचे? पीरियड ऑफ लिमिटेशन वंस स्टार्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। उसी को सेक्शन 9 क्या बोलता है? कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम, ठीक है। आप समझाता हूं, इधर देखना। चलो इधर देखो, इधर देखो,
ये आपका नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, क्लियर है। सुनिए एक बात बताओ, अभी तक तुमने एक चीज देखा नहीं कि मैं लीगल डिसेबिलिटी कॉज ऑफ एक्शन होने से पहले स्टार्ट करता हूं। अगर मान लीजिए किसी की लीगल डिसेबिलिटी यहां हुई है तो क्या सेक्शन 6 का बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है सो सुनिए। उसका कारण ये है जो अभी तुमने देखा लाइन, आपका लीगल डिसेबिलिटी हो सकता है 2011 है, ये 14 है, हो सकता है ये 2012 हो, ठीक। इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन के दिन तो तुम ठीक थे, अरे ठीक थे ना, कॉज ऑफ एक्शन के दिन जो तुम ठीक थे ना, उसके बाद यहां से शुरू हो गया हो काउंटिंग। एक बार काउंटिंग स्टार्ट हो गई तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता, है ना। अब ऐसा क्यों है सो सुनिए। आपको आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, काउंटिंग स्टार्ट हो गई तो क्या आप इंतजार कर रहे थे लीगल डिसेबिलिटी का? आपको केस कर देना चाहिए। अगर आप जागरूक होते तो तुरंत केस कर देते। हाँ, लेकिन कुछ बच्चों को भी बुरा लगेगा, सर क्या पता, हमें पता था 3 साल है, हम बाद में करेंगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, हम बाद में करेंगे, अब बाद में सर ऐसा हुआ। तो कोई बात नहीं, अगर ये सफिशिएंट कॉज है तो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में जाइए, सफिशिएंट कॉज बताइए, तो आपको तो ऐसे भी लिमिटेशन पीरियड के बाहर भी केस ले लेगा वो आपका, अगर सफिशिएंट कॉज रहा तो। नहीं समझे आप? अब देखिए, अब यहां पे हुआ है किसी के साथ, जैसे हो सकता है 2011-12 1 साल है तो सफिशिएंट कॉज समझ लेगा इसको। लेकिन मान लीजिए यहां पर हुआ है, ये सफिशिएंट कॉज यहां पर हुआ तुम्हारा, तो कहेगा 1 दिन पहले तुम केस करने वाले थे, क्या टाइमिंग है भाई तुम्हारा, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब हो सकता है इसको सफिशिएंट कॉज कोर्ट ना माने। तो आपका सेक्शन 5 का रूट हमेशा खुला हुआ है, पर याद रखिए कि हर सेक्शन का एक लिमिट होता है, हर एक्सेप्शन उसी में डालते रहेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इनका साफ कहना है कि एक बार लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट हो गई तो बाद में अगर लीगल डिसेबिलिटी हुई तो रुकेगा नहीं, सेक्शन 6, 7, 8 का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो चलो एक चार्ट तुम लोग को बना देता हूँ, आओ इधर देखना अच्छे से, सारे बच्चे देखना। ये जो बीच में डेट है, ये जो बीच में डेट है, ये है कॉज ऑफ एक्शन। क्या है? कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। इधर सुनना, कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। अरे साथ साथ में बनाओ, ये गलत बन गया, अच्छा ठीक है। अगर इससे पहले लीगल डिसेबिलिटी हुआ है, लीगल डिसेबिलिटी अराइजेस, तो तुमको सेक्शन 6, 7, 8 का बेनिफिट मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन के दिन तुम नहीं ना सही थे, उससे पहले तुम पागल हो गए थे। तो ये क्या है बोलो, सेक्शन 6, 7, 8 अप्लाइज, ठीक है। लेकिन अगर लीगल डिसेबिलिटी इसके बाद अराइज हुई है तो इसके बाद अराइज होने का मतलब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो चुका, उस दिन तुम ठीक थे, लिमिटेशन पीरियड काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो एक बार स्टार्ट हो गया तो उसको रोका नहीं जा सकता। लीगल डिसेबिलिटी अराइजेस कब? कॉज ऑफ एक्शन के बाद, है ना। ये है कौन? बिफोर। ये क्या है? बिफोर। और ये क्या है? आफ्टर। तो याद रखिएगा सेक्शन 9 लगेगा, सेक्शन 9 अप्लाइज। और सेक्शन 9 क्या बोलता है कि भाई सेक्शन 3 लगेगा, ये ना 6, 7, 8 का बेनिफिट मिलेगा नहीं, है ना। सेक्शन 6, 7, 8 डज नॉट, डजेंट अप्लाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताओ। हाँ पहले इसको उतार लो फिर बताता हूं। देखो छोटा सा चैप्टर था पर दिमाग घुमा गया पूरा। तो सेक्शन 9 का एक बात हमेशा याद रखना, सेक्शन 9 एक लाइन बोलता है, एक दिन भी काउंटिंग स्टार्ट हो गया ना उसके बाद का लीगल डिसेबिलिटी उसको रोक पाएगा नहीं, फिर वो सेक्शन 3 ही चलेगा, 6, 7, 8 का बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो एक बार भी स्टार्ट हो गया इसका मतलब कॉज ऑफ एक्शन के दिन तुम सही थे, तो सही थे तो इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया, ये मतलब हुआ ना। तो ये चार्ट बहुत बढ़िया है, कॉज ऑफ एक्शन से पहले लीगल डिसेबिलिटी अराइज हुई तो सेक्शन 6, 7, 8 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर उसके बाद लीगल डिसेबिलिटी अराइज हुई तो इसका मतलब काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो फिर 6, 7, 8 का बेनिफिट मिलेगा नहीं, सेक्शन 3 ही चलेगा।
कोई फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं मिलेगा। हटाऊं? लास्ट में लिखा है सेक्शन 678 डजंट अप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत? हटाऊं? तो एक बात और है, और क्या बात है इसमें बताता हूं। ये उतार लिया तुम लोगों ने? ये कॉज ऑफ एक्शन इतना मोटा लंबा चौड़ा मैंने बनाया है, तुम बनाए हो? कैसे कैसे बनाए हो तुम लोग? लाइन 3-4 बार लाइन खींच दी उसी पे, तू ही है कॉज ऑफ एक्शन। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है ये जानते हैं ना? चलो लिख लो, ये भी लिख लो कहीं, शुरुआत में लिख लेना सेक्शन 3 के सामने। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, कॉज ऑफ एक्शन आर द cause of action are the cause of action are the लिखिए, cause of action are the reasons, cause of action are the reason, reason मतलब कारण, cause of action are the reason which enforced, ENFORCED, which enforced the plaintiff, which enforced the plaintiff to take the judicial action। जुडिशियल में कौन सी जुडिशियल आ जाएगा? मतलब वो क्या कारण थे जिसके वजह से प्लेंटिफ ने क्या लिया? जुडिशियल एक्शन। क्या कारण थे? लोन नहीं लौटा, ये कारण था। अरे यही ना, तो तुम देखा नहीं, लोन जिस दिन नहीं लौटा उसी दिन से कॉज ऑफ एक्शन अरेंज कर रहा हूं मैं। समझ में आ गया? चलो आओ एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाता हूं तुम लोग का। ऐसे देखो, देखो इधर देखो, कहते हैं कि जो सेक्शन नंबर 6 है, 7 है, 8 है और सेक्शन नंबर 9 है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर 6, 7, 8 लग रहा है तो 9 नहीं लगेगा, और अगर 9 लग गया तो 6, 7, 8 नहीं लगेगा। नहीं समझ में आया इसको, है ना? तो इन लोगों में क्या रिश्ता पहले बताइए। ये लोग आपस में क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्या है? एक्सक्लूसिव। अरे सेक्शन 9 लग गया तो 6, 7, 8 का थोड़ी बेनिफिट मिलेगा, और 6, 7, 8 लग गया तो इसका मतलब 9 नहीं लगा है, यही है ना? तो ये दोनों क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, हाई हटाऊं? ऐसे ही बोलते हैं तुम लोगों के लिए, सेक्शन बोलते हैं ना, सक्सेस एंड कंफर्ट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो लाइफ में कंफर्ट ही मिलता है या सक्सेस ही मिलता है, दोनों एक साथ नहीं मिलता। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चले। चलो भाई आगे देखो, अगला देखो। अब हेडिंग बोलो। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते जाना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? हेडिंग बोलो। अच्छा, कुछ बच्चों के पुरानी बुक होगी, पुरानी बुक में कुछ चीजें AYK में चली गई हैं, तो AYK के लिए कोमल मैम से मिलके AYK लेना। क्या लेना है? AYK। उन लोगों को पता ही नहीं कि AYK क्या होता है। एडवांस और नॉलेज देखना ना, इस चैप्टर के बाद AYK होगा। बगल वाले बच्चों की बुक में देखो, मिला AYK? मिला? चलो इधर देखो, सुन लो जरा ध्यान से, इधर देखिए। अरे सारा बच्चा इधर देखो, AYK से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा टेस्ट में हुआ भी था। कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे AYK से आया था? अरे हाँ यार, एक बात तो मैं भूल गया, JIGL का टेस्ट भी अनाउंस करना है आज। हाँ नहीं, कॉपी तब तक आ जाएगी, मेरी जिम्मेदारी। कॉपी चेक हो गया कि उसके बाद उसी कॉपी में टेस्ट देना ना। मैं समझ गया, तो वो आप चिंता मत करो, वो मैं करता हूँ। आज मैं अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। JIGL काफ़ी स्पीड चल रहा है, और JIGL को थोड़ा रोक के रिविजन करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग तो मुझे ही भूल जाएगा कि आप कौन है। अतः JIGL का होगा, उधर उधर मेरा कस्टम कंप्लीट हो गया ग्रुप सेकंड में, तो कस्टम का मुझे टेस्ट लेना। अरे मेरे पे तो बहुत प्रेशर, 16 में से ज़्यादा टेस्ट तो मेरे ही खाते में आया, जो कि 14 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। बाकी टीचर्स में तो थोड़े कम कम आए हैं ना। तुम लोग को भेज दूँ मैंने जो वो बनाया कि किस टीचर को कितना टेस्ट लेना, तो भाई अपना सब जिम्मेदार होगा, और तुम लोग अपने टीचर से पूछना
मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ। अरे 16 पूरा मुझे थोड़ी लेना है यार, वो तो सब टीचर मिला के 16, वो अलग बात है, मेरे सब्जेक्ट ज़्यादा है तो मुझे ज़्यादा लेना। मुझे 7, मेरा लगभग 7 आता है तुम लोगों के साथ, 7। उसके बाद श्वेता मैम का भी आएगा, तन्वी मैम का भी आएगा, अनुज सर का भी आएगा, जब अनुज सर आएंगे तो, है ना, तो उसके बाद सब टेस्ट लगे। मुझे लगता है ना थोड़ा सा अकाउंट्स में टेस्ट मुझे बढ़वाना चाहिए। लॉ में तो बच्चा मेरे साथ एकदम जबरदस्ती पढ़ रहा है एकदम पूरे फॉर्म में, अकाउंट्स थोड़ा प्रैक्टिस का चीज़ है, उसका थोड़ा ज़्यादा टेस्ट हो तो चलेगा नहीं, है ना। एफएम वाले सर को भी 1 मिला है, 1 टेस्ट उनको मिला है, 4 मिला है सीएफएम वाले सर को। मैं सोचता हूँ तो 1 बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं कितना मैथ टेस्ट लेते लेते बच्चा पागल हो जाए, मुझे गाली उली देने लगेगा, है ना। चलिए आइए, चलो 30 साल का पीरियड कहाँ कहाँ है बताओ, बोल ही नहीं रहा कोई। 30 साल का पीरियड तीन ही जगह, बोलो कौन कौन। सूट्स बाय मॉर्टगेजर, तुम लोगों को ये पढ़ा चुका हूं, ये तुम लोगों को पढ़ा दिया ना मॉर्टगेज, मॉर्टगेज पढ़ाया ना। मॉर्टगेजर कौन होता है, टोपा में पढ़ाया ना मॉर्टगेज। मॉर्टगेजर कौन होता है, डेटर, डेटर मॉर्टगेजर, भूल गया ये लोग। मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस मांगता है, याद होगा तुम्हें, कब मांगता है, जब वो लोन चुका देता है। हिंदी में लिख लेना, तुमको समझ में नहीं आ रहा, लिखो मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग रहा है लोन चुकाने के बाद। क्या बोले, फिर से बोलिए। मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग रहा है लोन चुकाने के बाद, लिखा। अरे रिडेम्पशन का मतलब टू टेक समथिंग बैक ना, क्या लिखा, मॉर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग रहा है लोन चुकाने के बाद। पहले इसका लाला लाला होने दो पहले सबका, है ना। दिल्ली में सफाई हो ना हो, ये गाड़ी घूम के गाना जरूर बजाती रहती है। वो सिर्फ इंप्रेशन देते हैं कि हम बहुत सफाई कर रहे हैं, पर अगर इतना सफाई ये लोग कर रहे हैं तो रोड तो बहुत साफ होना चाहिए था। लक्ष्मी नगर के रोड पे कब आपके ऊपर तार गिर जाए कहीं से, कुछ पता नहीं है, ये हालत है। और 24 घंटा गाना बजा के सिर्फ घूमता है, रुकता नहीं है ये लोग। सर्व क्या अभियान क्या बोलता है, स्वच्छता, हाँ स्वच्छ भारत का इरादा, घूमते रहना, ऐसे घूमता है ये, बहुत बदमाश होता है ये लोग। अच्छा कुछ लोगों को तो पूरा याद है, हाँ हम भी उसी डिपार्टमेंट के हैं। आप कभी सुबह सुबह आइएगा हमारे गली में। अगला, सूट बाय मॉर्टगेजी फॉर फोरक्लोजर, इसे समझाया था तुम्हें। फोरक्लोजर में क्या करता है, वो बेच देता है। मॉर्टगेजी कौन है, क्रेडिटर, याद है। उसके मॉर्टगेजी के पास 2 राइट होते हैं, एक सेल का, एक फोरक्लोजर। फोरक्लोजर में वो प्रॉपर्टी का ओनर बन जाता, बताया था, ठीक है। अच्छा मैं पूरा मॉर्टगेज पढ़ा गया, फिर भी जब ये आया तो सारा बच्चा ऐसे देख रहा है, मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। कब, अभी मॉर्टगेज खत्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, टोपा के बाद आरटीआई कराया है, और आरटीआई के बाद ही ये चैप्टर चल रहा है, और तुम मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी को नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। आइए सरकार देखिए, इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा अगर कोई है, मैं बोलना चाहूँगा क्या, तो सरकारी है। आप समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं भी लिखता तो भी चलता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो पूरे तरीके से भारत में मर्ज हो चुका है। तो सुनिए, उनका कोई केस या तो वो करें, अगर वो केस करें, उन पर केस नहीं है, सो देखो कितना चालाक है, क्या बोला, अगर वो केस करेंगे तो सरकार अगर आप पर केस करना चाहती है तो 30 साल तक कर सकती है। मतलब सरकार ने अपने लिए राइट क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया। मतलब सरकारी केस 30 साल तक आपके ऊपर हो सकता है, बताइए आप। तो आप जो सोच रहे हैं कि सरकार को बेवकूफ़ बना दिया, अगली सरकार आएगी उठा के ले जाएगी आप, क्योंकि सरकार तो कब तक केस कर सकती है, 30 साल बहुत ज़्यादा नहीं हुआ यार। चलिए अगला, पीरियड ऑफ 12 साल कहाँ है बताओ तो। 12 साल है सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल, सूट रिलेटिंग टू ट्रस्ट, सूट रिलेटिंग टू एंडोमेंट। क्या होता है एंडोमेंट, चैरिटी, ठीक है, लिख लिया। अब तुम्हें याद करना है, 3 साल का पीरियड सबसे ज्यादा लगता है, बोलो कहाँ। अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब, लिखो। अरे अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब, क्या हुआ, कहाँ है ट्रस्ट। एंडोमेंट 12 साल, ट्रस्ट क्या होता है ये पूछ रही हो। SBIL में एक चैप्टर आएगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कोर्स भरपूर है। अगर अभी ट्रस्ट पढ़ाने लगा तो लिमिटेशन एक्ट बुरा नहीं मान जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रस्ट एक्ट है, कम पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक, देखो तो इधर, ठीक ना। चलो, अकाउंट्स का मतलब हिसाब किताब लिख लो। अरे हिसाब किताब समझते हो, पैसे से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने 3 साल ज्यादा लिया।
आप, मैं एग्जांपल 3 साल क्यों लेके चल रहा था, ज्यादातर डिस्प्यूट हिसाब किताब को लेके होता। कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, डिक्लेटरी डिक्री, अब ये क्या होता है डिक्लेटरी डिक्री, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेरे खाते में तो नहीं है, ये तन्वी मैम वाले में गया हुआ ना। अच्छा, उसके बाद लो कौन प्रॉपर्टी 4। अब आइए 1 से 3 साल, 1 से 3 साल किसके लिए, और कोई भी ऐसा मिसलेनियस मैटर जिसके लिए कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, एक देखो सबसे छोटा 10 डेज वाला भी है, देख रहे हो, ये देख लिया कहाँ है, समरी प्रोसीजर। अब ये क्या होता है तुम आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन याद करने लायक हो गया। चलो किसी से बच्चे से पूछ लेता हूं, बताओ तो टॉट के लिए कितना है, 1 to। अच्छा, डिक्लेटरी डिक्री, मूवेबल, अकाउंट, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। टाइम क्या हुआ?